तो ये कंपटीशन में जो टॉपिक दिया है कॉर्नेल एलिगनेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, सर इसका मतलब क्या एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है ये? कौन सा? आउटडोर फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉर्नल्स एलिगनेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। कनल्स तो पर्सन का नाम है, उनके एक्सपेरिमेंट है, उनके एक्सपेरिमेंट से वो फाइंडिंग दी गई है जो ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है ना। तो कनल्स पर्सन का नाम है जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। बताओ, कोई और कुछ डाउट? सर कौन से, यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट में दिया नहीं है। उन्होंने एक रॉकी सी कोस्ट पर जाने। रॉकी सी कोस्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी में तो लिखा है। यस सर। तो वो एक्सपेरिमेंट कनल्स का है, उन्होंने किया हुआ है वो। बस सर उस एक्सपेरिमेंट में यही है कि जो बड़े वाले बर्नाकल्स थे उन्होंने छोटे वाले बर्नाकल्स को एलिमिनेट कर दिया, हटा मतलब दिया, एक। हाँ। एक्चुअली वो कॉम्पिटेटिव रिलीज के लिए था। कनल्स ने मतलब ये देखा कि अगर हम स्कॉटलैंड में जो एरिया है वो एरिया मान लीजिए कंसिडर कर लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि वहां पे बैरेंकल्स की दो स्पीशीज हैं, दो जीनस है बेसिकली। एक बैलेनस है और एक कैथेमेलस है। ठीक है। तो होता ये है कि बैलेनस की वजह से कैथेमेलस अपनी पॉपुलेशन को या अपने एरिया को बहुत लिमिटेड एरिया में रखता है अपने आप को। बैलेनस की वजह से ऐसा हुआ कि कैथेमलस ने क्या किया, क्योंकि कैथेमलस इंफीरियर है तो बेचारा दवा कुछ ऐसा एक किनारे पड़ा रहेगा। तो उस पूरे एरिया में जो इंटरटाइडल एरिया रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लिखा हुआ था, तो उस सारे एरिया के अंदर वो एक लिमिटेड रेंज में है। क्यों लिमिटेड रेंज में है? क्योंकि सुपीरियर बैरेंकल ऑलरेडी वहां पे है जो बैलेनस है। तो कर्नल्स ने ये देखा कि अगर बैलेंस को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें, नेचर में तो रिमूव होगा नहीं, बिकॉज नेचर में जितना राइट सर्वाइवल का कैथेमेलस को है तो उतना बैलेंस को भी है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये करके देखा कि अगर हम बैलेंस को रिमूव कर दें, कैसे रिमूव करेंगे, मतलब सारे बैलेंस को मार दिया जाए, तो फिर क्या होगा, फिर उस एरिया को कौन ऑक्युपाई करेगा? तो फिर जो अभी तक छोटे से एरिया में था, नैरो जियोग्राफिकल रेंज में था कैथेमेलस, वो अपनी पॉपुलेशन को जो है वो इंक्रीज कर लेगा ड्रामेटिकली। मतलब अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ा लेगा, क्योंकि अब तो कोई बाउंड्री है ही नहीं ना उसके लिए, अब कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा। जो फोर्स था वो हमने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया। तो ये कनल्स ने करके देखा था, तो इसलिए आपको कनल्स 1961 वो याद रखना है कि ये कनल्स का एक्सपेरिमेंट है ना? और और बताइए। सर जो रिसोर्स पार्टीशनिंग है वो सर हाँ, ऑर्गेनिज्म ने अपने आप अपनाई है या फिर इवोल्यूशन के दौरान हुआ है? ऑर्गेनिज्म अपनी चॉइस के बेस पे ही करता है। एक मिनट बेटा। हेलो। यस। हम्म। हाँ बताओ बेटा। मेरी क्लास चल रही है, कैल्विन की क्लास हो रही है। मेरी क्लास 8 बजे खत्म होगी, आप 8 के बाद कॉल कर लेना। ठीक है। ओके। हाँ बेटा बताओ। सो वो तो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप ही किया होगा ना, मतलब ये तो जैसे मान लीजिए हमें थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच दी है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी है। तो ऐसे ही हर एनिमल का भी रहता है। एनिमल को भी पता है कि इससे मुझे फायदा है, इससे मुझे नुकसान है। तो जितनी भी वार्बलर्स की स्पीशीज, जैसे एग्जांपल दिया था उसमें कि 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर्स की स्पीशीज हैं, वो एक ही ट्री पे रहती हैं। तो उन्होंने आपस में म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि अगर हम अपने रिसोर्स को पार्टिशनिंग में ले जाएं, अपने रिसोर्स यानी ट्री को डिवाइड कर लें, तो हम सारे सरवाइव कर जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा और एक लास्ट में जो बचेगा वही आएगा। और जो लास्ट में बचेगा वो भी रहेगा नहीं, वो लास्ट वाला भी अपने आप बैनिश हो जाएगा, बिकॉज कंपटीशन वन साइडेड तो होता नहीं है। जब कोई लड़ने के नहीं रहेगा तो वो खुद ही अपने आप में डिप्रेशन से मर जाएगा। जैसे होता ही है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर उसे कोई हराने के लिए नहीं मिलेगा तो वैसे ही उसका मॉरल डाउन हो जाएगा कि मैं लड़ूं किससे। तो ये ऑर्गेनिज्म अपने आप डिसाइड करता है कि हम रिसोर्स पार्टिशनिंग में चले जाएं तो सारे सरवाइव कर जाएंगे, नहीं तो कंपटीशन में गए तो फिर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा। और कुछ किसी को? मैंने प्रेजेंट करा। हम्म। हो गया। तो क्वेश्चन प्रेजेंट करा।
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इकोसिस्टम। सर इकोसिस्टम, दक्ष ने कुछ प्रेजेंट किया है, वो ये कह रहा है। अच्छा, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा अभी। दक्ष ने कुछ प्रेजेंट किया है यस सर। अभी तो, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, दक्ष का ही आ रहा है, दक्ष की फोटो आ रही है। सर आपके पास प्रॉप नेटवर्क इश्यू होगा। नहीं अभी नहीं हो रहा। नहीं, अभी तो दक्ष की मेरे इमेज आ पास रही है, मेरे जैसे पास हो शिवम रहा की है। आ रही, गोविंद की आ रही है, 33 अदर्स लिख के आ रहा है, वैसे दक्ष का ही आ रहा है। चलो आप बाद में कभी पूछ लीजिएगा, आप ट्राई तो शायद कर रहे हो, दक्ष ने रीज्वाइन किया है, फिर से करके देखो। सर अमेंसिलिज्म का एक एग्जांपल दे दीजिए, एनसीईआरटी में है नहीं, मैंने कल। एमेंसिलिज्म का आपको बताया तो मैंने, जो आपको फाइल भेजी है उसमें आप देख लो, मैंने एंटीबायोटिक का एग्जांपल दिया तो है। ये पेनिसिलियम फंगी जब ग्रो करती है तो अपनी बॉडी से केमिकल्स रिलीज करती है, उसे ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, बट बिकॉज ऑफ दैट केमिकल, जिसे हम पेनिसिलिन बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्ट कर जाती है, उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो वही एग्जाम्पल आपको याद रखना है एमेंसिलिज्म का, उसी को एंटीबायोसिस भी कह सकते हो आप। सर आप और दीजिए। बताइए सर कुछ। अगर हम, तो फिर जो बैक्टीरिया पेनिसिलिन रिलीज कर रहा है, पेनिसिलियम, तो उसका और हमारा इंटरेक्शन तो कॉमन सिलिज्म हो जाएगा ना सर? नहीं, हमारे साथ होगा, हमारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो हमारे सर साथ क्या इंटरेक्शन है? एंटीबायोटिक हमारे लिए तो मतलब प्रॉफिटेबल है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो हम नेचर का पार्ट होना है। अभी तो सेकंड चैप्टर भी बाकी है, हमारा एग्जाम्पल तो कहीं आना ही नहीं है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम। हम टर्माइट्स, हनी बी और इस टाइप के जितने भी सोशल इंसेक्ट्स या एनिमल पढ़ते हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनी नेचुरल इकोसिस्टम। क्योंकि हमें डिवीजन ऑफ लेबर है, हमने अपनी पॉपुलेशन के अंदर काम डिवाइड कर दिए, जबकि ऐसा नेचर में नहीं होता। नेचर में एक ट्री सारे काम करता है। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट में अगर 10 ट्री हैं तो उसमें से केवल 4 रिप्रोड्यूस करेंगे और बाकी के 96 जो है खाना बनाएंगे। लेकिन हमारे साथ ये चीज होती है कि जब आप टर्माइट्स की कॉलोनी को देखोगे तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए हैं, कुछ फूड के लिए हैं, कुछ रिप्रोडक्शन के लिए हैं। हनी बी में आप जैसे पढ़ते ही हो, क्वीन है तो वो रिप्रोडक्शन करने के लिए, ड्रोन्स हैं वो फर्टाइल मेल्स हो गए, और जो वर्कर्स हैं वो फिर फूड को कलेक्ट करते हैं, हाइव को प्रोटेक्ट करते हैं, ड्रोन्स कम्युनिकेट भी करते हैं। तो ये चीज हमारे साथ नहीं हो सकती। हम एंटीबायोटिक को ले रहे हैं तो वो नेचर थोड़ा है, नेचर ने थोड़ा एंटीबायोटिक दी है, या हमारे आसपास पेनिसिलिन ग्रो कर जाएगी तो हमें तो ना कोई नुकसान या फायदा दे रही है। हमारे लिए तो जब वो केमिकल की फॉर्म में पहुंचेगा हमारी बॉडी में तब कोई उसका असर आएगा, अदरवाइज तो ना ये चीज आएगी। हमारे साथ एग्जाम्पल आप शुरू के 2 चैप्टर में कोई लाएंगे ही नहीं, कोई है ही नहीं एग्जाम्पल हमारे साथ का, कि जहाँ पे ह्यूमन को आप कंसिडर करें कि वो उसका किसी के साथ इंटरेक्शन कैसा है। हमारा इंटरेक्शन नेचर का पार्ट नहीं है, हम खुद नेचर का पार्ट नहीं है। अगर हम नेचर का पार्ट होते तो हम एनिमल होते, हम सोशल एनिमल नहीं बन जाते। ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर। आपको पढ़ना है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में हमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर तो बेसिकली हम पढ़ ही चुके हैं, ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स। बेसिकली हमें उसमें उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स पढ़ने, कि इकोसिस्टम का नेचर में फंक्शन क्या है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो इकोसिस्टम आएगा। अब इकोसिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है या हमें क्या क्या चीजें देखनी है, पहले हम इकोसिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि हमने जब इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ा था तब भी इकोसिस्टम को डिफाइन किया था, बट हम दोबारा देख लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। ये बेसिकली नेचर की फंक्शनल यूनिट मानी जाती है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या इकोलॉजी। तो इसको आप डिफाइन करेंगे, दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, दैट इज इकोलॉजी।
बिकॉज यहाँ से लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ जाएंगी। जब तक आप ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी पढ़ रहे हैं तब तक आप एबायोटिक फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहे, हम बायोटिक के रिलेशन में देख रहे हैं। बायोटिक और एबायोटिक इकोलॉजिकल हायरार्की में पहली बार इकोसिस्टम में आते हैं। तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या इकोलॉजी कहलाता है, जहां पे क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल या केमिकल, ऑर्गेनिज्म अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस को शो करता है। इन्हीं इंटरेक्शन की स्टडी को हम बेसिकली इकोसिस्टम कहते हैं ना। इकोसिस्टम में क्या है कि हमारे पास एक एबायोटिक एनवायरनमेंट है, एबायोटिक एनवायरनमेंट में फिजिकल और केमिकल फैक्टर आएंगे, और एक हमारा बायोटिक पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे सेम स्पीशीज के या डिफरेंट स्पीशीज के। अब ये दोनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दिस इज इंटरेक्शंस। इन्हीं इंटरेक्शंस की स्टडी को हम इकोसिस्टम में देखते हैं, इनकी स्टडी इकोसिस्टम कहलाती है। इकोसिस्टम को हमने डिफाइन किया था, इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ए बायोटिक पॉपुलेशन लिख लीजिए या कम्युनिटी लिख लीजिए, अगर मिक्स पॉपुलेशन है तो कम्युनिटी हो जाएगी, बिटवीन ए बायोटिक कम्युनिटी अलोंग इट्स एबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक कम्युनिटी का उसके एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को इकोसिस्टम कहते हैं ना। अगर आप डिफाइन करेंगे, सो दिस इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ए बायोटिक कम्युनिटी along its abiotic environment। तो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन हो गई। सर हाँ सर, इकोलॉजी में भी हम इंटरेक्शन पढ़ रहे थे इन्हीं चीजों का, और इकोसिस्टम दोनों सिमिलर हैं क्या फिर? इकोलॉजी तो बहुत बड़ा है, जैसे आप मान लीजिए कहें कि अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बारे में भी तो आ ही जाएगा ना, बट जब इंडिया के बारे में पढ़ोगे तब अर्थ के बारे में थोड़ा आएगा। तो सेम इकोलॉजी तो पूरी हो गई, इकोलॉजी तो अर्थ की भी है, इकोलॉजी में इकोलॉजी तो पूरे बायोस्फीयर की भी है, लैंडस्केप की भी थी, बायोम की भी इकोलॉजी होती है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी की भी होती है। हमने इकोलॉजी के 7 लेवल बनाए थे ना, तो जब आप इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे तो वो सारे लेवल पे अप्लाई होंगे, लेकिन उसको यूनिट स्ट्रक्चर के हिसाब से जब आप देखोगे तो बेसिकली वो इकोसिस्टम से शुरू होता है, क्योंकि इकोसिस्टम से हमने बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन पढ़ा था। जहाँ पे आपको पहली क्लास में मैंने इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ाया था, वहां बनाया था ना आपको कि एबायोटिक और बायोटिक दोनों शुरू कहाँ से होते हैं, इकोसिस्टम से। उसके नीचे जितना भी आपने पढ़ा है वो प्योरली बायोटिक है। तो जब आप फिजिकल एनवायरनमेंट या केमिकल एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करोगे तो वहां से इकोसिस्टम शुरू होता है। तो ये इकोसिस्टम है जहाँ पे बेसिकली आप इंटरेक्शंस की स्टडी। इकोलॉजी का लिटरल मीनिंग था स्टडी ऑफ होम, कि आप एक घर के बारे में स्टडी कर रहे हो, लेकिन घर के बारे में आप स्पेशली किस किस पॉइंट पे क्या क्या स्टडी कर रहे हो तो अलग अलग है ना। जब आप घर में बायोम के हिसाब से पढ़ते हो तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेरिएबल हो जाती है, जब आप एक लैंडस्केप के हिसाब से पढ़ते हो तो क्लाइमेटिक कंडीशन मोर और लेस सिमिलर हो जाती है। तो इट मीन्स कि हम अलग अलग लेवल पे जब आप स्टडी करोगे, एक जनरल डेफिनेशन है, एक स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन है, प्रिसाइज है, प्रिसाइजली वो डेफिनेशन इकोसिस्टम पे फिट होती है जहां हम इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं। ये इस तरीके से आएगा है ना। जैसे अर्थ भी अगर लोगे तो पूरा वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। अब पूरी अर्थ और एक छोटा सा पॉन्ड भी इकोसिस्टम है। साइज के हिसाब से अगर आप इकोसिस्टम को देखोगे कि इकोसिस्टम का जो साइज है वो वेरिएबल है, इवन एक पॉन्ड या लेक भी इकोसिस्टम है स्मॉल साइज के। और एक ग्लोबल इकोसिस्टम भी आप ले सकते हो, पूरी अर्थ का एक साथ बायोस्फीयर। तो इकोसिस्टम साइज के हिसाब से अलग अलग है ना। अब जो प्रॉपर्टी यहाँ आएंगी वो यहाँ भी आएंगी बेसिक नेचर के हिसाब से। एनर्जी ट्रांसफर यहाँ भी होगा, एनर्जी ट्रांसफर यहाँ भी होगा, बट यहाँ का एनर्जी ट्रांसफर एक रिएक्शन में कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ का एनर्जी ट्रांसफर इनडेफिनिट नंबर ऑफ रिएक्शन से कंप्लीट होगा। तो एनर्जी ट्रांसफर इज द प्रॉपर्टी। एनर्जी ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होगा। थर्मोडायनेमिक्स चाहे आप एक रिएक्शन पे लगाओ या बॉडी में 1000 रिएक्शंस पे लगाओ, रहेगी तो एक ही ना, रूल तो एक ही रहेगा। तो फंक्शनल प्रॉपर्टी सबकी सेम रहती है, इसीलिए ये फंक्शनल यूनिट है।
फंक्शंस के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इवन एक छोटा सा बैक्टीरिया भी अगर हमारे गट या इंटेस्टाइन में है तो उसके लिए वही इकोसिस्टम है। वहां भी थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स वैसे ही अप्लाई करोगे जैसे आप यहाँ या यहाँ करोगे या किसी और में भी करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आप पूरी अर्थ को कंसिडर करोगे तो अर्थ में बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ तो पूरे सम आ जाएगा, सन ऑफ लोकल इकोसिस्टम। जो लोकल इकोसिस्टम्स हैं वो सारे आ जाएंगे ना इसमें, पूरी अर्थ में। अर्थ के अंदर तो हजारों इकोसिस्टम होंगे, तो एक इकोसिस्टम को पढ़े या हजार को पढ़े, प्रॉपर्टी या फंक्शंस के हिसाब से सब सेम, स्ट्रक्चर वेरिएबल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ 1000 आएंगे, यहाँ पे 5 आएंगे, लेकिन फंक्शन वो भी यही रहेगा जो यहाँ है। एनर्जी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्रोडक्टिविटी, ये सारे फंक्शंस जो भी अभी आप पढ़ोगे चैप्टर में, वो सारे इकोसिस्टम पे बराबर रहते हैं। ये इस तरीके से देखा जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इतने बड़े इकोसिस्टम को एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए हमने इकोसिस्टम को डिवाइड भी कर लिया है कि अगर आप इनके टाइप्स के हिसाब से समझोगे तो ब्रॉडली अगर आप कैटेगराइज करो तो इकोसिस्टम 2 टाइप के हैं। नेचुरल इकोसिस्टम है या मैन मेड होंगे, हम भी इकोसिस्टम बना सकते हैं। नेचुरल है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, या तो टेरेस्ट्रियल होंगे या एक्वेटिक होंगे। अगर टेरेस्ट्रियल है तो एग्जाम्पल क्या हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एटसेट्रा। ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, इस तरीके से आएंगे। अगर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक में भी 2 ऑप्शन है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी 2 ऑप्शन है, पानी साफ है लेकिन रुका हुआ भी हो सकता है, बहता हुआ भी हो सकता है, रनिंग वाटर हो सकता है। और स्टेगनेंट वाटर भी होता है। रनिंग वाटर जैसे रिवर में, रिवर हो गई, कैनाल हो गई, ये स्टेगनेंट जैसे पॉन्ड या लेक हो गया। पॉन्ड या लेक का पानी रुका हुआ होता है। रिवर के प्लांट एनिमल अलग होंगे और पॉन्ड और लेक के प्लांट एनिमल अलग होंगे। ऐसे मैरीन अलग होगा। मैरीन के एग्जाम्पल में आप ओशियन या सी या कोस्टल इकोसिस्टम ले सकते हो। कोस्टल एरिया पे जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो ओपन सी होता है, समुद्र में बीच में प्लांट एनिमल अलग होते हैं, समुद्र के किनारे पे जो प्लांट है कोस्टल एरियाज में वो अलग होते हैं। सो कोस्टल इकोसिस्टम अलग होता है, सी या मैरीन इकोसिस्टम अलग होता है, ओशियन भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ये इस तरीके से आएगा, है ना। और आप अगर नेचुरल के साथ साथ मैन मेड लेना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। मैन मेड को आप एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं। मैन मेड के एग्जाम्पल में जैसे आर्टिफिशियल लेक्स बना लेते हैं हम लोग, नेचुरल लेक की जगह आर्टिफिशियल लेक। इवन एक जो बड़ा सा एक्वेरियम होता है वो भी अपने आप में इकोसिस्टम है। एक्वेरियम में हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे आप अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करो तो दुबई वगैरह में बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम है, वहां पे नॉर्मल फिशेज होंगी जैसे होती हैं। फिशेस डिफिकेट या यूरिनेट भी करती हैं, एक्सक्रीटिव वेस्ट भी रिलीज करती हैं, और वो वेस्ट अपने आप में मैनेज भी अपने आप हो जाएगा। उसे ऐसा नहीं कि बार बार साफ सफाई करनी पड़ेगी। एक्वेरियम में हम जो करते हैं, हमने तो केवल फिशेस ग्रो कर दी, फिशेस को दाना डाल दिया, पानी हम चेंज करते हैं, ऑक्सीजन का पाइप हमने अपने घर में लगा रखा है एक्वेरियम के अंदर। तो वो एक इकोसिस्टम नहीं है, बिकॉज वहां पे तो हमें मैनेज करना पड़ रहा है। बनाए हम, लेकिन मैनेज अपने आप हो जाए। इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल होता है, खुद मैनेज होता है। तो बड़े बड़े जो एक्वेरियम होते हैं जहां हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बड़ी सी हमने लेक बना दी आर्टिफिशियल, और वहां प्लांट एनिमल अपने आप ग्रो कर रहे हैं, अपने आप डिकम्पोज हो रहे हैं। उनकी डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन भी अपने आप होगा और नए प्लांट एनिमल भी अपने आप आएंगे, हमें उसमें कुछ करना नहीं है। तो आर्टिफिशियल लेक हो गई, एक्वेरियम हो गई, या जो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स होती हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, फार्मिंग, वो भी इसी के केस में आएगा ना, क्रॉप फील्ड। वो भी हमने बनाई है, बिकॉज मिट्टी हमने बनाई, फर्टिलाइजर हमने दिए, प्लांट कौन सा ग्रो करेगा हम देखेंगे, एनिमल और प्लांट कौन से रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। अगर अनवांटेड इंसेक्ट्स है तो हटा देंगे, अनवांटेड प्लांट है तो हटा देंगे। तो जहां हम मैनेज कर रहे हैं वो हो गए मैन मेड, जहां नेचर मैनेज कर रही होगी वो हो गए नेचुरल।
तो इकोसिस्टम के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, बट इन सारे इकोसिस्टम में सारी फंक्शनल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी डिफर हो सकती हैं। प्लांट और एनिमल किस में कौन से होंगे, अलग होंगे। मैरीन एनिमल अलग होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल अलग होते हैं। जो डेजर्ट में एनिमल हैं वो ग्रासलैंड में नहीं होते, जो फॉरेस्ट में है वो डेजर्ट में नहीं होते। सबके फ्लोरा फाना अलग अलग है, बट इस सबके बावजूद इनके अंदर फंक्शनल सिमिलैरिटीज आती हैं। इसीलिए सबसे पहले लिखा है कि इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट कहलाती है। यूनिट का मतलब जो कांस्टेंट शो करे, तो कांस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन आएगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं इकोसिस्टम में, और सर हमें थोड़ा सा बताइए वो। हाँ देखना है। यस सर। हो गया सर। हो गया, चलो। अब हम इसके आगे मूव करते हैं कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, फिर इकोसिस्टम के हमें फंक्शंस भी देखने हैं। सर हाँ बोलो। सर हम क्रॉप फील्ड को परफेक्टली भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि सर वहां पर फार्मर कितना कुछ करता है क्रॉप फील्ड के लिए, और वो तो सेल्फ हम करेंगे, सस्टेनेबल कभी तो होता मैन मेड है, हम ही तो कर रहे हैं क्रॉप फील्ड को। मैन मेड ही के तो एग्जाम्पल लिखा आपने। है। सर मतलब मैन मेड का मतलब मेरे को लग रहा था कि ऐसा कि बस मैन ह्यूमन बस एक बार बना दे फिर अपने आप सस्टेनेबल होता रहेगा, जैसे कि आपने वो एक्वेरियम हाँ, बनाया। वो एक्चुअली क्या है, क्रॉप फील्ड भी बेसिकली हम ही बनाते हैं। क्रॉप फील्ड हमने एक बार खेत बना के तैयार कर दिया, अब उसमें प्लांट अपने आप ग्रो करते रहेंगे, आप मत करिए कुछ। लेकिन जब आपका अपना पर्पस आ जाएगा कि हर साल आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तब तो आप मैनेज करोगे ना। क्रॉप फील्ड बैरन एरिया तो नहीं होता ना। आप हमेशा खेती के लिए पहले जो फील्ड है वो तैयार करते हैं, एक बार तो तैयार करेंगे ही ना। उसके बाद आपको हर साल अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आप सप्लीमेंट देंगे, नहीं तो मत दीजिए। लेकिन डेफिनेटली क्रॉप फील्ड किसी नेचुरल या बैरन एरिया की जैसी तो नहीं हो सकती ना। तो इसलिए क्रॉप फील्ड को भी हमने मैन मेड इकोसिस्टम में काउंट किया हुआ है। अब हमें पढ़ना है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ब्रीफ में, और देख लेते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं, और इकोसिस्टम में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। फिर हम फंक्शन डिटेल में प्रॉपर भी पढ़ेंगे। पहले हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में बेसिकली दो ही कंपोनेंट आएंगे। एक एबायोटिक कंपोनेंट होगा, बिकॉज इकोसिस्टम में दो ही चीजें तो होती हैं, एबायोटिक और बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। सो इकोसिस्टम में दो चीजें हो गई, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स को अगर आप देखो तो क्या है, हालांकि हम इसको पूरा पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे क्या आएंगे, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हो जाएंगे अगर अलग अलग करने हो तो। कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं। अब ये फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से आपने पढ़े हैं, आप पढ़ चुके हो सारे एबायोटिक फैक्टर, एटलीस्ट मेजर एबायोटिक फैक्टर तो पढ़ चुके हो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर। तो वाटर। टेम्परेचर एक फिजिकल फैक्टर है। उसके बाद वाटर, सॉइल, सनलाइट। वाटर। वाटर फिजिकल फैक्टर है, केमिकल है? सर वाटर केमिकल में आएगा। बिल्कुल आएगा, यही तो आपको सोचना है। अगर ना लिखता मैं इसको, और कल को क्वेश्चन आ जाए कि नहीं इसमें से केमिकल और फिजिकल फैक्टर अलग अलग करो, तो यही ये भी गलत कर दोगे क्या? वाटर फिजिकल फैक्टर तो ना है। फिजिकल क्या आएगा, छोड़ दो वाटर। लाइट। तो सर सॉइल भी केमिकल में आना चाहिए फिर। बिल्कुल आएगा, मैं यहाँ थोड़ा लिखूंगा, सॉइल वहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद फिजिकल में और क्या आएगा, चलिए आपने यहाँ पे वाटर पढ़ा है तो वाटर लिख देता हूँ। यहाँ सॉइल पढ़ा है। सॉइल में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट था, मिनरल्स, है ना, क्योंकि मिनरल का सोर्स था। वाटर में भी आपने क्या पढ़ा था, डिजोल्व सल्यूट्स। इन डिजोल्व सल्यूट्स के हिसाब से आप कह सकते हो सॉइल की पीएच आ जाएगी। तो सॉइल पीएच इज ए केमिकल फैक्टर।
एसिडिक सॉइल है, न्यूट्रल सॉइल है, बेसिक सॉइल है, इस तरीके से आएगा। फिजिकल में और क्या आएगा? रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। फिजिकल में और क्या आएगा? रेनफॉल कितनी हुई है एंड प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा हमने पढ़ा नहीं है बट आपने 11th में ट्रांसपिरेशन में पढ़ा होगा, एक पैरामीटर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? फिजिकल फैक्टर होता है। सर ह्यूमिडिटी तो प्रेसिपिटेशन में आ जाएगा ना? ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमिडिटी इज नॉट द फॉर्म ऑफ वाटर कि वो अर्थ की सरफेस पे आ रही है। ह्यूमिडिटी तो आती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के वेपर कितने होल्ड हो सकते हैं, और ये हमेशा कंपैरेटिव पैरामीटर होता है। इसीलिए ऑलवेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी आरएच लिखा जाता है। ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब है फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, बट ह्यूमिडिटी में जो मॉइस्चर है वो कभी अर्थ की सरफेस पे नहीं आएगा, वो तो एटमॉस्फेयर होल्ड करके रखेगा। जो एटमॉस्फेयर में गैसियस कंपोजिशन है उसमें जो वाटर के वेपर्स हैं जो मैक्सिमली होल्ड हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर डे या टाइम पे, वो उस एरिया की ह्यूमिडिटी कहलाती है। और उसके कंपैरिजन में देखा जाता है कि आज कम है या ज्यादा, तो इसीलिए हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी वर्ड यूज करते हैं। ये इसमें नहीं आएगा। टोपोग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था, टोपोग्राफी इज एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, है ना। टोपोग्राफी का मतलब होता है एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। अगर मान लीजिए किसी फॉरेस्ट में फायर लगती है, नेचुरल फॉरेस्ट फायर है, जैसे आप न्यूज में देखिए तो हमेशा होता ही है, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, और ना, और इन सब जगह पे आपको नेचुरल फायर के केस मिलेंगे ही मिलेंगे, अपने आप जंगल में आग लग जाती है। सो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फिजिकल फैक्टर, क्योंकि जो सॉइल है वो बर्न्ट हो जाएगी। बर्न्ट सॉइल में प्लांट कैसे ग्रो करेगा, एनिमल कैसे सर्वाइव करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल फायर ये भी अपने आप में एक फिजिकल फैक्टर है। इवन ग्रेजिंग, ग्रासलैंड के अंदर जो ग्रेजर्स हैं वो ग्रास को ग्रेज करते हैं, और ग्रेजिंग इज ए फिनोमिना जो फिजिकली गवर्न होता है। तो और भी लिस्ट आप बना सकते हो, लेकिन ये वो हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएंगे। केमिकल में सिंपल है, वाटर हो गया, वाटर चाहे सॉइल में प्रेजेंट हो या एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो तो पानी में ही प्लांट होगा, एनिमल होगा। वो सॉइल में जो मिनरल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। वाटर की पीएच निकालें या सॉइल की पीएच निकालें, दोनों जगह निकल सकती है, वो इंपॉर्टेंट है। या एक कंडीशन ये भी है कि अगर कोई टॉक्सिक कंपाउंड है, इफ प्रेजेंट, बिकॉज टॉक्सिसिटी नेचर ने हर जगह नहीं दी है, बट अगर लंबे टाइम से कोई टॉक्सिक कंपाउंड किसी एरिया में रिलीज हो रहा है तो उस एरिया में रहने वाले प्लांट एनिमल के लिए वो टॉक्सिक कंपाउंड उसका कंपोनेंट बन जाएगा, उसका नेचुरल कंपोनेंट बन जाएगा। जैसे आप इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म का केस पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, तो वहां यही तो पढ़ते हैं कि वहां जो कलर आया वो बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट आया, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट वहां पे कॉन्स्टेंटली रिलीज होता है। जैसे आपने अगर सुना हो कभी कि देहरादून में क्या है कि डिफेंस एकेडमी है, एनडीए की ट्रेनिंग होती है वहां पे देहरादून में। आज से नहीं होती, 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स थे तब से होती है। तो वहां पे फायरिंग रेंज बनी हुई है जहाँ पे सोल्जर्स फायर करना सीखते हैं। बुलेट्स के अंदर लेड एज ए कंपोनेंट होता है। लेड नॉर्मली आप कहाँ पढ़ते हैं? लेड तो अर्थ के क्रस्ट में होता है ना। लेड इज ए मिनरल जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है। माइनिंग से लेड निकालते हैं और उसका यूज करते हैं। अब जहाँ पे 100-150 सालों से लगातार बुलेट्स डेली फायर की जाएंगी, वहां की मिट्टी में, वहां के एटमॉस्फेयर में लेड और निकल के पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे। अगर नॉर्मली किसी प्लांट या एनिमल को आप लेड दे दोगे तो वो कार्सिनोजेनिक भी है और पोटेंशियली टॉक्सिक भी है, उनकी डेथ कॉज करता है और उनकी ग्रोथ को भी रिड्यूस करेगा। लेकिन वहां जो प्लांट एनिमल रह रहे हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों के अंदर अडॉप्ट हो गए हैं उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के लिए। तो अगर कोई टॉक्सिक कंपाउंड किसी एरिया में बहुत लंबे टाइम से है तो वो भी उसका, क्योंकि ये केमिकल है, तो वो उसका केमिकल कंपोनेंट बन जाएगा, वो उसका एक ए बायोटिक कंपोनेंट में कंसिडर कर लिया जाता है। ऐसे रिवर के भी बहुत सारी जगह इंडस्ट्री से निकलने वाला है। 100 सालों से कोई पहले कोई फैक्ट्री लगी थी, वो 100 सालों से लगातार पॉल्यूटेंट को एक रिवर में छोड़ रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि रिवर में सारे प्लांट एनिमल मर जाएंगे। होगा क्या? बस रिवर के प्लांट और एनिमल उस टॉक्सिक कंपाउंड के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। तो उस रिवर के इकोसिस्टम के लिए वो टॉक्सिक कंपाउंड उसका इंटीग्रल कंपोनेंट बन जाएगा। इसीलिए कई बार ये टॉक्सिक कंपाउंड यहाँ पे काउंट कर लिए जाते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है वो ऑलरेडी हम पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ये सब हम पहले पढ़ ही चुके हैं। रेनफॉल भी, टोपोग्राफी भी, है ना, ये आप जानते हैं। अब आता है बायोटिक कंपोनेंट। हम
नीचे दोबारा लिख लेते हैं, हमें बायोटिक सर कंपोनेंट ये फॉरेस्ट में नेचर फायर लगती कैसे है मतलब? अपने आप हो जाती है। जैसे बिर्च का ट्री होता है, उसे हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। एक ट्री है जिसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, उसको बिर्च ट्री भी कहते हैं, या निकनेम में फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, जो कैलिफोर्निया का नेटिव प्लांट है। उसके पत्तों में सिलिका का डिपोजिशन होता है, तो जो सूखे पत्ते रगड़ते हैं ना, तो आग लग जाती है। पहले तो ऐसे ही आग लगाते थे ना, पत्थर पे पत्थर रगड़ेगा तो आग लग जाएगी। तो वहां पे सिलिका वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो जब फ्रिक्शन से रगड़ेंगे हवा चलने से, तो कहीं से भी आग लग जाएगी। सिंपल केस है। क्या पढ़ना है हमें? बायोटिक कंपोनेंट, है ना। यहाँ तो जगह है नहीं, मैं नीचे दोबारा लिख दे रहा हूँ। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट तीन होते हैं। वन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो खाना बना सकते हैं, इन्हें ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। डिफाइन नहीं कर रहा बिकॉज सब जानते हैं, 10th की एनसीईआरटी में भी दिया होता है। प्रोड्यूसर्स क्या है? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ है, ट्रॉफ का मतलब फूड लेवल होता है, अभी हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रॉफिक लेवल मींस फूड लेवल। तो प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं बिकॉज वो अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे प्लांट तो आ ही जाएंगे, लेकिन याद रखिए क्योंकि हमें नीट के हिसाब से पढ़ना है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ भी आ जाएंगे, तो कीमो ऑटोट्रॉफ भी आ जाएंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहीं आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, या मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर है, वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वो कीमोसिंथेसिस करेंगे, बट खाना तो बना लेंगे ना। ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। फिर जो दूसरे आते हैं जो खाना नहीं बना सकते, वो इन पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। इनको क्या बोलते हैं? हेट्रो। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब फूड लेवल। तो ये क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो इन जनरल कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। अब जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? उन्हें आप हर्बीवोर कहते हैं। हर्बीवोर्स जो प्लांट से एनर्जी लेंगे। और दूसरे एनिमल क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स वो जो हर्बीवोर को खाना खा के अपना काम करते हैं। तो कंज्यूमर अलग अलग लेवल के हो गए, इसलिए नाम दे दिया हेट्रोट्रॉफ, है ना। इनको आप बोल सकते हो ये हर्बीवोर है, तो ये बन गया प्राइमरी कंज्यूमर। पहला है तो प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ये कार्निवोर है, ये हर्बीवोर से एनर्जी लेगा, तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर कोई बिग कार्निवोर है, एक कार्निवोर के ऊपर कोई और कार्निवोर है, तो आप उसे टर्शरी कंज्यूमर लिख सकते हो। ये तो डिपेंड करेगा ना, जैसे कल आपको एक फूड चेन लिख के दिखाई थी, ग्रास, तो ये प्रोड्यूसर हो गए। रैबिट हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर। फॉक्स कार्निवोर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। बट फॉक्स के ऊपर लाइन भी है, तो वो भी कार्निवोर है, बट उसे हम बोल देंगे बिग कार्निवोर या सेकेंड कार्निवोर, और यहाँ आ जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। अगर वो लास्ट है तो आप टॉप कंज्यूमर लिख लीजिए, जो लास्ट में आएगा वो टॉप हो जाएगा। बट एक कोई ना कोई तो होगा, कम से कम हर्बीवोर और कार्निवोर तो फूड चेन में होते ही हैं। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, इतने तो चीजें होंगी ही होंगी। बाकी डिपेंड करता है कि आगे आप उसको कितना लेके जाओगे, है ना। और जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के डेड मैटर पे फीड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। इनको आप डेट्रीवोर्स बोलते हो, या सैप्रोट्रॉफ्स। इनका ट्रॉफिक लेवल, सैप्रो का मतलब है डेड, तो डेड मटेरियल से एनर्जी ले रहे हैं, तो ये डेट्रीवोर्स या सैप्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो ये डेड मैटर पे फीड करते हैं। तीन टाइप के एनिमल्स होते हैं, मतलब तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। क्लियर? इनके बारे में आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसी चीज तो है नहीं जिनको लिखना हो कि कौन प्रोड्यूसर है। आपसे कभी कोई राइट फूड चेन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल इकोलॉजी में यहाँ से आते हैं, सबको पता होता है कौन किसको खाता है। हमेशा नेचर के हिसाब से सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि जू में आप किसी लायन को क्या खिला रहे हो, वो तो मरता ना करता वाली कंडीशन होगी, तो उसे कोई चेज करने के लिए तो मिल नहीं रहा, तो आपने जो मीट का टुकड़ा दिया वो उस पर भी जिंदा रह लेगा। लेकिन नेचर में लायन क्या करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं।
तो नेचर में फूड चेन क्या बनेगी उतना गैस करना है, और अंदाजा लगा के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, किसी के गलत नहीं होते। सबको पता है कि कौन किसको नेचर में खाएगा, इतना डिस्कवरी नेट जियो तो लोग यूजुअली देख के समझ ही जाते हैं। आराम से बता दिया जाता है कि हाँ ये इसको फीड करता है, ये इसको फीड करता है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है। आपसे कोई प्रॉपर हर चीज पढ़ाई नहीं जाएगी इकोसिस्टम में, बिकॉज इकोलॉजी ये नेचर है। इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि कॉमन प्लांट एनिमल के बारे में आप जानते हो और अपना आंसर आप कर सकें यहाँ से। अगर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि कौन किस पे फीड करता है, तो ये आप अपने आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये बायोटिक कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। कंज्यूमर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर। कार्निवोर में 2 कार्निवोर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, नहीं तो एक तो होगा ही होगा मिनिमम, है ना। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हो गया, ये स्ट्रक्चर है ना। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ हम पढ़ते हैं फंक्शन। पहले जर्नल देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हम बाकी चीजों पे जाएंगे। फंक्शनल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर वो कौन कौन से फंक्शनल बेसिस हैं जो इकोसिस्टम में होने चाहिए। इनको मैं सीरीज में लिख दे रहा हूँ, आगे पीछे एनसीईआरटी में हो सकते हैं ये। वन इज कॉल्ड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। हम अपनी सीरीज को ही फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी में ये आगे पीछे मिल जाएंगे। देन इसके बाद आएगा फूड चेन एंड फूड वेब। फिर आप पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देन इसके बाद आएगा एनर्जी फ्लो। फिर आएगा मास फ्लो। मास फ्लो को आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। देन आएगा प्रोडक्टिविटी। फिर इसके बाद आएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया। एटसेट्रा, मतलब आगे कुछ टर्म्स भी आएंगे बीच बीच में, वो हम यूज करते जाएंगे। किसी भी इकोसिस्टम में 2 प्रॉपर्टी कंपलसरी हैं। दीज आर एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट फ्लो। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मास एनर्जी, पूरी फिजिक्स को 2 चीजों के हिसाब से पढ़ लिया जाता है, एनर्जी और मास के हिसाब से। इकोसिस्टम में भी सेम है, एनर्जी और मास दोनों का फ्लो होता है। और वैसे ही होगा जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको लॉस पढ़ाए जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दीज आर 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ हो ना हो, नेचर में मास और एनर्जी का फ्लो जरूर होगा, कंपलसरी है, बिना इसके इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता। तो इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से अगर आप अपने एनसीईआरटी के शुरू के हिसाब से देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा है कि इकोसिस्टम में जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इकोसिस्टम के हिसाब से जो हेडिंग आप पढ़ोगे एज पर एनसीईआरटी में, अगर आपको इसमें टिक कर दूं तो प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे ये रेड स्टार लगा, ये एनसीईआरटी के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक और भी था, डिकम्पोजिशन। ये भी हमें आगे से डिटेल में पढ़ना है, डिकम्पोजिशन। सो अलग से हम करके पढ़ेंगे, एटसेट्रा के अलावा लिख लीजिए। तो प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, और ये तो दोनों थे ही, एनर्जी फ्लो और मास फ्लो। तो जहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि इकोसिस्टम के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एज ए यूनिट जो इकोसिस्टम में होने ही चाहिए, वो ये 4 है। मतलब ये दोनों तो आंसर है ही। अगर आपसे 2 के अलावा कहा जाए कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर बेसिक फंक्शंस कौन से होंगे, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको इसके हिसाब से आंसर करना है। होने को एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, जितना भी इस पेज पे लिखा है सबको हमें अलग अलग करके पढ़ना है, सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि क्या ऑप्शन है, तो ये है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम होते हैं जिनके अंदर स्पेशल कैरेक्टराइजेशन होता है, जिनके स्ट्रक्चर में स्पेशल चेंजेस आते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना।
जैसे हम आगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम अभी पढ़ेंगे, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर कुछ स्पेशल चीजें भी होंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो अभी हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ही, इसी में हम आगे जाते हैं। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये केवल आपको फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में भी आप यहाँ पे जब एग्जाम्पल लिखोगे तो बुक में दिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले हैं। तो जब आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो दे आर कैरेक्टराइज बाई वर्टिकल हाइट के हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है, तो जब आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखेंगे तो वहां पे वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, आपको हाइट के हिसाब से मिल जाती है। जैसे आप मूवीज वगैरह में देखो, या आप खुद भी कभी इमेजिन करो कि आप एक फॉरेस्ट के बीच में खड़े हो जाओ, और फिर अगर आप अपने सामने देखोगे तो आपको अलग अलग हाइट के ट्री दिखाई देंगे, उनकी प्रॉपर लेयरिंग दिखाई देती है। तो हाइट वर्टिकल फैक्टर हो गया, लेयर स्ट्रेटा को आप लेयर बोलते हो। तो वर्टिकल या हाइट के हिसाब से, ट्री की हाइट के हिसाब से वो लेयर्स नजर आती हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। ये भी एक स्ट्रक्चर का ही एंगल है, बट ये हर जगह नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे आपको वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन नजर आएगा, वहां पे अलग अलग लेयर है। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ देखेंगे तो उसमें अलग अलग लेयर आएंगे। ये लेयर क्या, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है कि वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में लेयर किस सीक्वेंस में आती है। सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं इमरजेंट। वो इमर्ज करके बाहर आ गई तो वो इमरजेंट लेयर कहलाती है, इमरजेंट लेयर। या इसको आप फर्स्ट स्टोरी बोल सकते हो, जैसे बिल्डिंग में होता है फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, ग्राउंड स्टोरी, लाइक दिस। जैसे आप ऊपर चॉपर या हेलीकॉप्टर से देखो तो आपको सिर्फ ऊपर ट्री वाली जो कैनोपी है वही नजर आएगी, फॉरेस्ट के नीचे क्या है कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। तो सबसे ऊपर की जो लेयर है जहां मैक्सिमम सनलाइट आती है वो इमरजेंट लेयर कहलाती है, उसको हम फर्स्ट स्टोरी बोलते हैं। यहाँ पे ये टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर आएगा। यहाँ पे टॉलेस्ट, जो सबसे लंबे ट्री हैं वो आएंगे, टॉलेस्ट हैं। ब्रॉड लीफ, जिनकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं। एवरग्रीन, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, ट्रीज आएंगे। तो जो फॉरेस्ट में डोमिनेटिंग ट्री स्पीशीज होगी उसी की बेसिकली वो लेयर बन जाती है, कि अगर सॉल का फॉरेस्ट है तो सॉल ट्री, पाइन फॉरेस्ट है तो पाइन ट्री हो गए, या इसी हिसाब से आप बाकी चीड़ का फॉरेस्ट है तो वैसे आप देख लीजिए, देवदार फॉरेस्ट है तो देवदार का ट्री आ जाएगा। तो जो ऊपर ट्री आएगा, मेन टॉलेस्ट जो प्लांट होगा पूरे फॉरेस्ट में, वो सबसे ऊपर की लेयर को ऑक्युपाई करेगा, उसको इमरजेंट या टॉप लेयर कहते हैं। ठीक है, इसके ठीक नीचे क्या होगा? इसकी जब कैनोपी बनेगी, जब इसकी छाया आएगी ट्री की, तो उसके नीचे जो आएंगे, जहां पे छोटे छोटे ट्री की ब्रांचेस आएंगी, एक बड़े ट्री के नीचे भी एक छोटा ट्री होगा, तो दैट लेयर इज कॉल्ड सेकंड स्टोरी। दूसरी मंजिल है ये, सेकंड स्टोरी। इसको हम बोलते ही हैं कैनोपी। तो इनकी नीचे जो ट्री आएंगे वो है ना, यहाँ पे क्या आएंगी? टॉप ब्रांचेस आएंगी ऑफ जो छोटे ट्री हैं, वो शॉर्टर ट्रीज। तो ट्री बेसिकली दो हैं, एक तो टॉलेस्ट ट्री जो है वो सबसे ऊपर, और उसके नीचे जो है वो शॉर्टर ट्री। उनकी भी जो ऊपर की ब्रांचेस है वो सेकंड स्टोरी या कैनोपी के अंदर आती है। ठीक है, फिर कल आपको कमेंसलिज्म पढ़ाया था कि एक ट्री के ऊपर भी एक प्लांट ग्रो कर जाता है, इपीफाइट आपने पढ़े थे, या लाइनास पढ़े थे कि एक ट्री के ऊपर कॉइल कर जाएगा, वुडी क्लाइंबर। दोनों आपको मैंने कल कमेंसलिज्म में पढ़ाए। तो ट्रॉपिक, और ये होते भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कल आपने सेम एग्जाम्पल लिखा था। तो तीसरी जो लेयर आएगी वो इन्हीं की आती है, इसको हम बोलते हैं अंडर स्टोरी। इन दोनों के नीचे जो आएंगे वो अंडर स्टोरी आएंगे, है ना। यहाँ पे स्मॉल ट्री आ जाएंगे, स्मॉलर ट्रीज, जिसमें आप दोनों कंसिडर कर सकते हो, लाइनास जो आपने कल वुडी क्लाइंबर लिखे थे, एपीफाइट्स जो प्लांट के ब्रांचेस के ऊपर, ट्री की ब्रांचेस के ऊपर जो प्लांट कर जाते हैं वो, है ना, ये आ जाएंगे।
और यहाँ पे फिर आपको देखा जाए तो यहाँ पे रोशनी कम हो जाएगी, बिकॉज सारी जो सनलाइट है वो तो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी दे रिसीव डिम लाइट। इसका मतलब है इन्हें अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो ये लो इंटेंसिटी की लाइट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होंगे। और लो इंटेंसिटी की लाइट होगी तो क्या होगा, क्लोरोफिल ज्यादा बनाना पड़ेगा, बिकॉज लाइट कम आ रही है तो क्लोरोफिल ज्यादा करो, वरना फोटोसिंथेसिस का रेट कैसे मैचअप कर पाओगे। तो दे रिसीव डिम सनलाइट बट हैव हाई क्लोरोफिल कंटेंट। डार्क ग्रीन कलर की लीफ होती है इनकी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का कंटेंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि लाइट कम आ रही है तो क्लोरोफिल ज्यादा ले लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये कर सकें और अपनी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ग्रोथ को शो कर सकें। अब इसके बाद नीचे जाएंगे श्रब। जो वुडी श्रब होते हैं, एक श्रब की लेयर आएगी जो चौथी लेयर है, जहां पे और सनलाइट कम हो जाएगी, और फिर सबसे नीचे जब आएगा तो वो ग्राउंड लेयर कहलाती है। ग्राउंड लेयर को आप फॉरेस्ट का फ्लोर बोलते हैं। यहाँ पे जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं केवल वो आएंगे। डार्क है ये, पूरी तरीके से अंधेरा ही रहता है, ऑलमोस्ट नो सनलाइट। तो ये लेयर आपको, ये जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये आपको केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। और लेयर कौन कौन सी है, यहाँ कौन कौन से प्लांट आते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सॉरी, हो गया। अब इसके आगे हम एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल पढ़ेंगे पॉन्ड या लेक का। इससे पहले कि हम फंक्शंस पे जाएं, पहले हमें क्या पढ़ना है, एक पॉन्ड या लेक के इकोसिस्टम में बेसिक प्रॉपर्टी। जो पॉन्ड या लेक के लिए आप पढ़ रहे हैं वो डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियन, कोस्टल एरिया सभी जगह होंगी। वो हेडेक नहीं है, बस प्लांट और एनिमल बदल जाएंगे। तो हमें प्लांट एनिमल के नाम तो पढ़ने नहीं है कि डेजर्ट में कौन सा प्लांट और कौन सा एनिमल होता है, मैरीन इकोसिस्टम में कौन सा प्लांट कौन सा एनिमल है। हमें बस बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स देखने हैं। और पॉन्ड इकोसिस्टम बहुत सिंपल टाइप का इकोसिस्टम है। पॉन्ड और लेक में केवल एक ही डिफरेंस है कि पॉन्ड साइज में छोटा होता है, लेक साइज में बड़ा होता है। दोनों ही फ्रेश वाटर होते हैं, दोनों में पानी रुका होता है, दोनों की लिमिटेड बाउंड्री होती है, दोनों के प्लांट और एनिमल भी सेम होते हैं। जो पॉन्ड में फिश होती है वही फिश लेक में भी होती है। जो पॉन्ड के अंदर फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वही आप लेक में भी पढ़ोगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन आपने पढ़ा होगा क्राइसोफाइट्स में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डायटम्स एंड डेसिमिट्स वहां दे रखा है। तो सब जगह वो चीजें सेम रहेंगी, बस एरिया का डिफर करेगा। पॉन्ड छोटा है, लेक बड़ा है, लेकिन उनकी जो प्लांट एनिमल है वो कॉमन है। उनके अंदर जो फंक्शंस होने वाले हैं वो तो सारे इकोसिस्टम से कॉमन ही आएंगे। तो हमें पॉन्ड, इसीलिए हमेशा पॉन्ड ऑब्लिक लेक लिखा जाता है। आप पॉन्ड और लेक को अलग अलग नहीं करना है, एक ही इकोसिस्टम है। देखिए सर, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? ऑब्लिक, ऑब्लिक यस मतलब सर। और पॉन्ड और लेक एक ही बात है, साइज का डिफरेंस है। वैसे ऑब्लिक का मतलब तिरछा होता है। मतलब मैंने पॉन्ड ऑब्लिक लेक लिखा है, इसका मतलब पॉन्ड और लेक एक ही चीजें हैं, केवल साइज का डिफरेंस है। बाकी दोनों ही स्टेगनेंट फ्रेश वाटर वाटर बॉडी, दोनों में रुका हुआ पानी है और फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर नहीं है। फ्रेश और मैरीन कैसे डिसाइड करोगे, वो आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जहाँ पे आपने वाटर में सैलिनिटी पढ़ा था कि 5% से कम अगर सैलिनिटी है तो वो इनलैंड या फ्रेश वाटर कहलाता है। 30 to 35% है तो वो मैरीन है। मोर देन 100% सैलिनिटी होती है तो हाइपर सलाइन लगून्स या सॉल्ट लेक एग्जाम्पल लिखा था। तो फ्रेश वाटर का मतलब है लेस देन 5% सैलिनिटी। अब उसमें छोटा साइज है तो पॉन्ड, बड़ा साइज है तो लेक, इतना ही अंतर है। ओके सर। इसलिए आप बुक में भी देखोगे ना तो बुक में कॉमन करके लिखा है। स्ट्रक्चर का बेसिकली पूरा ही पढ़ना है। ये पॉन्ड, ब्रैकेट में लिखा है लेक, इकोसिस्टम। ज्यादा गहराई नहीं होती इन कंपेयर टू रिवर एंड ओशियन। पॉन्ड या लेक में ज्यादा गहराई नहीं होती है ना, ये शैलो होती हैं।
फ्रेश वाटर बॉडी है। फ्रेश वाटर बॉडी हमने पीछे लिखा है, पॉन्ड और लेक फ्रेश वाटर बॉडी के एग्जाम्पल। अब जैसे हर इकोसिस्टम के लिए होता है, ये जरूरी नहीं कि हम ये वर्ड यहाँ लिख रहे हैं तो यहीं पे अप्लाई करेंगे। आप हर इकोसिस्टम के लिए लिखते हैं कि वो सेल्फ सस्टेनेबल है, खुद अपने आप को मैनेज कर लेगा। उसे मैनेज करने के लिए नेचर को कोई फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता। सारी चीजें पॉन्ड या लेक में अपने आप मैनेज हो जाएंगी। कंपटीशन है, प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है, जो भी इंटरेक्शन है अपने आप मैनेज हो जाएंगे। उस पर कोई तीसरा आके उसमें कुछ नहीं करने वाला। तो पॉन्ड या लेक क्या है? ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है या इकोसिस्टम है ना। स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन अगर आप इंटरेक्शंस की बात करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है ना। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, मुझे आज भी बहुत पसंद है। फिजिक्स में मुझे सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लगता है, बिकॉज केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हमारे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ लिया जाता है, क्योंकि उसको समझना बड़ा आसान है। जिसको समझ में आ गया उसे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक समझ में नहीं आया तब तक दिक्कत ही दिक्कत है। ऐसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स है वो आप इकोलॉजी में अप्लाई करते हैं। एक्चुअली हायर क्लासेस में इकोलॉजी में इकोसिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। डेल्टा जी डेल्टा यू नहीं निकालना होता है एक्चुअली हमें, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करोगे, सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करोगे, एक आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जैसे बनाते हो तो हम एक स्पॉन्टेनियस बॉक्स बना के इकोसिस्टम को दिखाते हैं। चीजें वही हैं, क्योंकि लॉस तो हर जगह एक ही जैसे रहेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बायो में आके थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बदल जाएगा। अगर एनर्जी है तो एनर्जी फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो या बायोलॉजी में पढ़ो, एनर्जी तो एनर्जी रहेगी ना। मेजर तो आप जूल या किलो कैलोरी में ही करोगे। तो सारी चीजें मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सिंपल है पॉन्ड, लेकिन जो इंटरेक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे इंटरेक्शन आपने कल खत्म किए थे, वो सारे इंटरेक्शंस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट इंटरेक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं और उन सबको वो एक्सप्लेन भी कर लेता है ना। शैलो वाटर बॉडी है, शैलो फ्रेश वाटर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट हो गई। और इसमें सारे कंपोनेंट्स आएंगे। अभी तक मैंने जो भी हेडिंग में लिखा है सारे फंक्शंस, और जो स्ट्रक्चर में आपने लिखा बायोटिक में फिजिकल केमिकल, ए बायोटिक में फिजिकल केमिकल, और बायोटिक में प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, ये सब। हाँ ठीक है कि नेचुरल फायर नहीं पॉन्ड में आ सकती, वो आपको समझना ही है कि क्या अप्लाई करोगे पॉन्ड पे और क्या अप्लाई नहीं करोगे। लेकिन बेसिक दैट इज ए बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, ये सब पॉन्ड या लेक में आएगा। और जो फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आपने लिखे वो सारे भी पॉन्ड और लेक के अंदर अप्लाई आप करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम अलग अलग करके, क्योंकि जो एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है वो डेटा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस डेटा को अलग अलग करके समझ सकते हो कि अगर हम ए बायोटिक कंपोनेंट की बात करें पॉन्ड में क्या क्या है। तो इस ए बायोटिक कंपोनेंट में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सारे डिसॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है ना। डिसॉल्व है तो फिर वो सल्यूट्स का काम करेंगे क्योंकि पानी में डिसॉल्व होंगे। तो जितने भी ऑल डिसॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो आएंगे। सॉल्ट तो अलग अलग होते हैं, जैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़े हैं वो। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, सब डिकम्पोजिशन के बाद सारे के सारे पॉन्ड में ही घुल जाएंगे। तो बॉडी अगर डिकम्पोज होगी तो डिकम्पोज होकर जो मिनरल्स बनेंगे वो पानी में तो घुल जाएंगे ना, सारे पानी से निकल के बाहर तो ना चले जाएंगे। पॉन्ड में अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाएगी तो उस डेड एनिमल को कोई बाहर तो ना निकालेगा, वहीं सड़ेगा, वहीं डिकम्पोज होगा, वहीं वो मिनरल्स बनेंगे और फिर से प्लांट जो पॉन्ड के अंदर है उन मिनरल्स को यूज कर लेंगे। फिर वो प्लांट को फीड करने के लिए कोई पॉन्ड में हर्बीवोर भी होगा, कोई पॉन्ड में कार्निवोर भी होगा, पॉन्ड में डिकम्पोजर्स भी होंगे। तो सारी चीजें पॉन्ड और लेक में अपने आप चलती रहेंगी, बाहर से कोई गवर्निंग फोर्स पॉन्ड या लेक पे अप्लाई नहीं होता। सो डिसॉल्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बेसिकली केमिकल फैक्टर में आ गए वो है रिच सॉइल एट द बॉटम, क्योंकि बाई मास ये सब कहाँ मिलेंगे, पॉन्ड के बॉटम में। कुछ डिसॉल्व में होंगे, पानी में भी घुले होंगे, बट मोस्टली ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये बॉटम में मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सोलर इनपुट
क्योंकि लाइट एक फिजिकल या केमिकल फैक्टर है। अभी हम एबायोटिक एक साथ लिख रहे हैं, फिजिकल केमिकल आप अलग अलग कर चुके हैं। सोलर इनपुट मतलब सनलाइट कितनी आई है, उसको भी पॉन्ड में कितनी लाइट इंटेंसिटी जा रही है, कितनी लाइट आई है, वो इंपॉर्टेंट हो गया। टेम्परेचर कितना है पॉन्ड का, तो वो भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डे लेंथ, विंटर में पॉन्ड का अलग केस आएगा और समर में पॉन्ड का अलग आएगा, क्योंकि डे लेंथ विंटर और समर में अलग अलग है। इसके अलावा अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होंगी। ये सब पॉन्ड को रेगुलेट करते हैं, तो उस हिसाब से ये एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। जहां तक बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पॉन्ड में क्या होंगे, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात करें, ऑटोट्रॉफिक। तो पॉन्ड या लेक में प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, इन जनरल आप क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब प्लांट और प्लैंक्टन का मतलब होता है सरफेस पे रेस्ट करने वाले, सरफेस पे ड्वेल करने वाले। तो पॉन्ड की जो ऊपर की सरफेस होगी उस पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स में आप क्या पढ़ते हैं, डायटम्स, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अंडर किंगडम प्रोटिस्टा आपने पढ़ा हुआ है, वहां लिखा है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ओशियन का साइज बड़ा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस ओशियन में ही होगी। लेकिन पॉन्ड में भी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इसके अलावा कुछ एल्गी होंगी, पॉन्ड के अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है। कुछ फ्लोटिंग तैरने वाले प्लांट होंगे, तो कुछ पानी में डूबे हुए होंगे, सबमर्ज। फ्लोटिंग और सबमर्ज जो हाइड्रोफाइट्स हैं, कुछ पॉन्ड के किनारे पे ग्रो करते हैं, मार्जिनल प्लांट कहलाते हैं। मार्जिनल को आप बोलते हैं फिक्स्ड, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते प्लांट्स। तो ये सारे आपको एंटायर पॉन्ड के अंदर अलग अलग, ये जो पॉन्ड का एज होगा, जो पॉन्ड का किनारा होगा, वहां पे जो प्लांट होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो आपको अलग अलग तरीके के जो है प्रोड्यूसर्स वो पॉन्ड के अंदर मिल जाएंगे, है ना। जहां तक कंज्यूमर्स की बात है, कंज्यूमर्स में हमें क्या मिलेगा, जू प्लैंक्टन मिलेगा फूड चेन के बाद। प्लैंक्टन इज द हैबिटेट बेसिकली, कि वो सरफेस पे रेस्ट कर रहे हैं, स्विम नहीं कर रहे, फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोटिंग एंड स्विमिंग डिफरेंट चीजें। फ्लोटिंग पैसिव होता है, स्विमिंग एक्टिव होता है। स्विमिंग में एनर्जी खर्च होती है, फ्लोटिंग में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं वो प्लैंक्टन कहलाते हैं। प्लांट है तो फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल है तो जू प्लैंक्टन। तो कंज्यूमर्स में जो मेन आएंगे वो जू प्लैंक्टन आएंगे। इसके अलावा फ्री स्विम करने वाले, फ्री स्विमिंग है तो फ्री स्विमिंग आ गए। और जो बॉटम पे होंगे, कल आपको पढ़ाया था बॉटम फीडर्स भी होते हैं, बॉटम ड्वेलिंग, बॉटम पे जो घूमते रहते हैं। बेंथेटिक। हाँ, बेंथिक एनिमल्स मान सकते हो। सर थोड़ी सी ब्लर हो रही है। मे भी कुछ डेटा कनेक्शन हो, हमारे यहाँ सुबह से ब्रॉडबैंड बेकार पड़ा है पूरे एरिया में, पूरे यमुनानगर में ब्रॉडबैंड नहीं आ रहा। तो आज फोन के डेटा से क्लास हो रही है, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। 11th की बैच में भी यही इशू था कि बीच बीच में ब्लर्ड हो जाती है। क्लियर है सर। ये चीजें आएंगी। हाँ, वो भाई है ना, एडजस्टमेंट थोड़ा थोड़ा होता रहता है, वो चीज रहेगी उसके अंदर। और जहां तक डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या है, डिकम्पोजर्स हर जगह एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि डिकम्पोज करने की जो पावर दी है नेचर ने वो बैक्टीरिया फंगी को दी हुई है। तो इन जनरल जब आप देखोगे तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ फ्लैजिलेट्स भी होते हैं, फ्लैजिला बियर करने वाले एनिमल या प्लांट, तो फ्लैजिलेट्स लिखा जाता है। आपने एक्टिनोमाइसिटीज 11th में अगर पढ़ा हो, रे फंगी बोलते हैं इन्हें। तो हमेशा ये तीन कॉमन है, बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसिटीज। आप कोई भी इकोसिस्टम ले लो, पॉन्ड, लेक, मैरीन, डेजर्ट, टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओशियन, ये जो तीन रेड लाइन से मैंने करके लिखे हैं, ये तीनों आपको हर जगह मिलेंगे। अर्थवर्म केवल ग्रासलैंड में मिलेगा, अर्थवर्म भी डिकम्पोजर है, बट वो केवल ग्रासलैंड में होगा, एक्वेटिक में तो अर्थवर्म नहीं होता। तो ये तीन आपको हर जगह मिलेंगे, बैक्टीरिया, फंगी एंड रे फंगी।
दीज आर क्वाइट कॉमन, ये डिकम्पोजर्स ही कहलाते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हो गया। अब अगर आप पॉन्ड को नेचर में देखोगे, पॉन्ड का नेचर में क्या रोल है, नेचर में पॉन्ड कितनी प्रोडक्टिविटी या कितना फिक्सेशन कर लेता है, फंक्शंस के हिसाब से अगर आप कंसिडर करें, ये तो स्ट्रक्चर हो गया एबायोटिक एंड बायोटिक, ये डेफिनेशन हो गई। अगर हम फंक्शंस के हिसाब से देखें, रोल, सर ये आपने ड्वेलिंग फॉर्म्स क्या बताई थी? ड्वेल करना मतलब घूमना फिरना, चलना फिरना, बट मतलब एक्चुअली क्या है, ड्वेल करने का मतलब होता है कि फ्लोट ही करना है, लेकिन स्लाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, स्विम नहीं करते। स्विमिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, स्विमिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन भी हो सकता है, फ्लोट केवल अलोंग द डायरेक्शन होता है, बॉडी को रेस्ट पे छोड़ दो, जिधर पानी जाएगा उधर तुम भी पहुंच जाओगे। तो ड्वेल करना मतलब घूमना फिरना थोड़ा बहुत, स्विम करना मतलब एक्टिव है, अगेंस्ट द डायरेक्शन भी हो सकता है, फ्लोट करना मतलब पैसिव है, बॉडी को रेस्ट पे छोड़ दीजिए, जहां वाटर करंट जाएगा, जहां वाटर करंट मूव करेगा वहां पे एनिमल या प्लांट भी मूव कर जाए, ऐसे लिखा जाता है। जहां तक फंक्शंस या रोल की बात है, तो जितने भी हमने ये पीछे पेज पे लिखे हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे इन्हें, सारे फंक्शंस प्लांट ये पॉन्ड या लेक में होते हैं। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द, है ना, ये शॉर्ट में लिखना चाहें तो परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि पूरे चैप्टर में बेसिकली हमें फंक्शंस ही पढ़ने, फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, या आप कह सकते हैं बायोस्फीयर, है ना, ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो फंक्शन होने चाहिए वो सारे पॉन्ड या लेक परफॉर्म करता है इन जनरल, है ना। जैसे इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना हो, है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस, तो क्या होता है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो या रेयर केस में कीमोसिंथेसिस भी, है ना, जहाँ पे आप इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हो बाय यूजिंग सनलाइट। फोटोसिंथेसिस तो समझते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगा यूजिंग द सनलाइट। तो ये भी क्या है, ये एक फंक्शन है, जैसे पॉन्ड में प्लांट करते हैं वैसे डेजर्ट में भी प्लांट यही काम करते हैं, एनिमल्स में भी यही करते हैं। सर ब्लर हो रही है बहुत। शायद मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, आप लोग ये टाइम टेबल क्यों डिस्कस करने में लगे हो? अगर आपको नहीं पढ़नी इकोलॉजी तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत कम बैच ऐसे होते हैं पूरे साल में जो इकोलॉजी तक रहते हैं, वरना सारे बच्चे कहते हैं सर हम अपने आप पढ़ लेंगे। अब वैसे भी आपके सिलेबस पूरे करने का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो आप पढ़ें तो पढ़ें, नहीं तो न्यूसेंस क्रिएट मत करिए, है ना। वैसे मैं चैट बॉक्स खोलता नहीं, बट आप टाइम टेबल को क्या डिस्कस करना, आपकी क्लासेस की टाइमिंग तो पता ही है ना आपको, किसी दिन केमिस्ट्री, किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन बायो में जूलॉजी बॉटनी। जू का सिलेबस हो गया, किसका बच्चा हुआ है सर सिलेबस? बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं हुई और सर को हटा दिया। कौन सर पढ़ाते थे? वो मनीष कोहली सर, यस यस। सर। उनको हटा दिया, ये किसने बताया आपको? मैम कह रही थी अब रिवीजन वाले सर आएंगे और खैर मेरी नॉलेज में तो नहीं है, वैसे वो लॉन्ग वेकेशंस पे गए थे, उनके यहाँ फैमिली मैरिज थी, वो तो उस टाइम पे तो खैर मुझे पता था, आगे का नहीं पता। एनी हाउ, तो बायोटेक ही तो बचा हुआ है, और क्या फिर रह गया जू में आपका? जू में तो और कुछ बचे नहीं, बायोटेक के बाद तो जू खत्म। सर चलिए वो भी हम तो करती है। बॉटनी कंप्लीट करते हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि आप अपने कंटेंट पे फोकस करिए। हाँ, ब्लड हो रही है वो मेरा इशू है, बट अभी हम कुछ कर नहीं सकते शायद। सारे फंक्शंस परफॉर्म हो गए। फोटोसिंथेसिस इज ए फंक्शन, जो ऑटोट्रॉफिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो। फिर ऑटोट्रॉफिक को कंज्यूम कौन करेगा? हेट्रोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर को कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर्स करते हैं। फिर कंज्यूमर्स के बाद डिकम्पोजिशन भी होता है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन होना है, तो वो भी फंक्शन यहाँ पे होगा। डिकम्पोजिशन के बाद जैसे डेड बॉडी डिकम्पोज होती है, जब डेड बॉडी डिकम्पोज होती है तो ऑर्गेनिक कंटेंट बनता है, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक। जैसे आप सेल्यूलोज को डिकम्पोज करो तो उसका मतलब होता है कि आपने सेल्यूलोज को डिकम्पोज करके ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज मोनोमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेल्यूलोज पॉलीमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब आप ग्लूकोज को फर्दर तोड़ोगे
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग होगी, उसे हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन, बिकॉज CO2 और वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स कंसिडर किए जाते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। हम जब डिकम्पोजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो मिनरलाइजेशन भी वर्ड वहां पे आएगा। तो डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन होगा, किस चीज का होगा, ऑफ डेड मैटर, ये आएगा। और उसके बाद क्या बन जाएंगे, मिनरल्स, और वो वापस प्लांट में यानी फिर से फोटोसिंथेसिस में एंटर कर जाएंगे। तो ये जो साइकिल है, न्यूट्रिएंट की साइकिल, ये चलती रहेगी, है ना। इसी तरीके से ये होता रहेगा कि ये इवेंट्स जो है वो रिपीट होते रहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब एनर्जी का फ्लो की बात आएगी, तो हमें एनर्जी फ्लो भी डिटेल में पढ़ना है। एनर्जी फ्लो जो है वो ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन हमेशा यूनी डायरेक्शनली होता है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है। जैसे प्लांट की एनर्जी हर्बीवोर्स में जाएगी, हर्बीवोर की एनर्जी कार्निवोर में जाएगी, प्लांट हर्बीवोर और कार्निवोर के डेड होने के बाद उसमें जो एनर्जी है वो डिकम्पोजर्स में जाएगी। प्लांट में भी एनर्जी कहां से आई है, सनलाइट से आई है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में आप आगे पढ़ोगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हो क्या रहा है, सनलाइट में जो एनर्जी थी वो रेज, रेडिएंट एनर्जी थी, फोटोन, उनको प्लांट ने लाइट रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, ATP प्लस NADPH2। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या हुआ, ग्लूकोज, दैट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया। प्लांट से निकल के वो कहाँ चला गया, एनिमल में, तो ग्लाइकोजन बन गया। प्लांट और एनिमल की डेथ के बाद वो डिकम्पोजर्स में आ गया, फिर ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दिया। तो एनर्जी क्या हो रहा है, बस केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। यही थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है। आप चाहें तो मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हो, हमारे सिलेबस में नहीं है। हायर क्लासेस में ये भी किया जाता है कि एक इकोसिस्टम में डिराइव करके दिखाओ कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स कैसे फॉलो होते हैं। तो प्रॉपर इक्वेशंस जैसे आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, वैसे वहां भी पढ़ाया जाता है। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, ये प्रॉपर्टी भी पॉन्ड या लेक शो करता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके, वो सारी चीजें जो है वो पॉन्ड और लेक के अंदर प्रेजेंट होंगी, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब हम अपने फंक्शंस पे चलते हैं वापस। हमें ये फंक्शनल एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, यूजुअली हम अपना सीक्वेंस फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी या नोट्स में ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द, क्योंकि ये सबसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लिखा हुआ है, तो ये बस डिकम्पोजिशन यहाँ आएगा, सक्सेशन लास्ट में पढ़ेंगे। तो हमें इसी सीक्वेंस में चीजों को समझना है। फर्स्ट वन इज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस ही इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है और कुछ है ही नहीं बेसिकली। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में क्या आता है कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना, वो एक प्रॉपर मैनर में, उनका एक डेफिनेट मैनर है, उनका एक अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट ट्रॉफिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जाता है। ये जो इंटरेक्शन है किसी भी बायोटिक कंपोनेंट का उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस्ड होता है। अब ये क्या क्या है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस द इंटरेक्शन of all the biotic component। सर आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, करता हूं अभी। all the biotic component with their population size। ये स्टेटमेंट पूरा कर दूं फिर मैं रिज्वाइन करता हूं। चलो रिज्वाइन करके देखते हैं ये शीट।
दिख रहा है क्लियर कुछ? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? सर अब आ गई। सो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और उनकी जो भी पॉपुलेशन होगी, प्रोड्यूसर की अपनी पॉपुलेशन है, हर्बीवोर की अलग है, कार्निवोर की अलग है, डिकम्पोजर की अलग है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड यूज करते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फूड लेवल होता है। जैसे अभी हमने वर्ड लिखे ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ। तो ट्रॉफ का मतलब उसमें क्या है, फूड लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब हुआ फूड लेवल, ईच फूड लेवल इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। हर एक फूड लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। न्यूट्रिशन या फूड के बेस पे बेसिकली हमने ये नाम दिया है। जैसे कोई भी जब आप फूड चेन बनाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्चुअली प्रोड्यूसर, फिर इसके बाद फूड किस में जाएगा, हर्बीवोर्स में, फिर इसके बाद किस में जाएगा, कार्निवोर में। क्या कार्निवोर प्रोड्यूसर से एनर्जी ले सकता है? नहीं ले सकता ना। अगर कहा जाए क्या लायन, डियर और ग्रास, यहां लिखा होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, फॉर एग्जाम्पल ये डियर है, फॉर एग्जाम्पल ये लॉयन है, तो क्या लॉयन ग्रास से एनर्जी ले सकता है? नहीं। क्या डियर ग्रास के अलावा किसी और से एनर्जी ले सकता है, मीन्स यहां से ले सकता है? नहीं। क्या अपने आप ये एनर्जी बना सकते हैं? नहीं, ये अपने आप बना सकता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लेवल फिक्स हो गया, उस लेवल को हमने नाम दिया ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक, और आगे फूड चेन है तो आप फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाओगे। उसके आगे कुछ है तो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल भी बना लोगे। लेकिन ये तो फिक्स रहेगा ना कि किसी भी फूड चेन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल किसी भी फूड चेन के अंदर पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर का होता है, दूसरा ट्रॉफिक लेवल हमेशा हार्बीवोर का होता है, तीसरा ट्रॉफिक लेवल हमेशा कार्निवोर का होगा, चौथा पांचवा अगर आएगा भी तो वो भी कार्निवोर का ही होगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक फूड चेन दे दी, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर दे दिया, ग्रास हॉपर के आगे फ्रॉग लिख दिया और फ्रॉग के आगे स्नेक लिख दिया, फूड चेन तो ये भी है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें ग्रास हॉपर का ट्रॉफिक लेवल क्या है ना। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसमें एक फूड चेन दे रखी है लाइक ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। इस फूड चेन में व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ग्रास हॉपर? बताइए क्या आएगा। जो लोग टाइम टेबल डिस्कस कर रहे हैं तो बताइए क्या करेंगे। 1 2 3 4 ऑप्शन यही है। पहला ट्रॉफिक लेवल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। सेकंड। सर फर्स्ट। सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा? और तो कोई आएगा नहीं, सीधी सी बात है। सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा? सर फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आएगा, क्यों? क्योंकि फूड चेन यहां से स्टार्ट हो रही है। लेकिन गलत है आंसर, जिसने सेकंड बोला था वो सही था। ग्रास हॉपर खुद तो एनर्जी नहीं बना लेगा ना, ग्रास हॉपर तो प्लांट से ही एनर्जी लेगा ना। ग्रास हॉपर एक हर्बीवोरस इंसेक्ट है, वो ग्रास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ बना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं। ग्रास हॉपर कैसे सरवाइव कर लेगा, वो ऑटोट्रॉफिक तो है ही नहीं ना। और हर्बीवोर का क्या होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रास हॉपर हर्बीवोर है, फ्रॉग एक कार्निवोर है,
स्नेक एक बिग कार्निवोर है, ये सब तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सब तो एक, जैसे मैंने बोला ना आपको कि कॉमन जब फूड चेन दी जाएगी तो आपको खुद ही समझना होगा कि भाई कौन किसको खाता है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कहीं पे एक लेवल मिस कर दिया तो भी उसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचर में मिस हो जाएगा। नेचर में मिस हो जाएगा तो फूड चेन टूट जाएगी। फूड चेन टूट तो सकती नहीं है, वो तो चेन है, उसको तोड़ नहीं सकते। अगर मान लीजिए कहीं पे ये लिखा होता ग्रास ऑपर है स्नेक है, यहाँ ग्रास होता, ग्रास ऑपर होता, स्नेक होता, अब आपसे कहा जाए कि स्नेक का ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो ये तीसरा हो जाएगा, बिकॉज स्नेक कार्निवोर है और ये ग्रास ऑपर को यूज कर सकता है। स्नेक इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं, स्नेक फ्रॉग भी खा लेते हैं। स्नेक, और स्नेक को खाने के लिए अगर आगे मान लीजिए ईगल लिखा हुआ है तो वो चौथा नंबर आ जाएगा, दैट इज ए बिग कार्निवोर। तो इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल लेगा, हर्बीवोर हमेशा सेकंड लेगा, कार्निवोर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि फूड चेन में अगर ये मिस कर दिया तो आप इसको पहले नंबर पे ले आओगे, ये गलत हो जाएगा। ये पहले ही रहेगा चाहे मेंशन हो या ना हो, ये दूसरे पे ही रहेगा चाहे मेंशन हो या ना हो, ये तीसरे पे रहेगा और चौथे पे भी हो सकता है, पांचवें पे भी हो सकता है, लेकिन ये पहले और दूसरे पे नहीं आएगा, है ना। तो पहला दूसरा तीसरा ये फिक्स है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर एंड कार्निवोर। क्लियर। तो ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फूड लेवल है जिसको आप ट्रॉफिक लेवल के, यहाँ से ट्रॉफिक लेवल सर ग्रासहोपर का क्या है। ओमनीवोर सेकंड या थर्ड किसी पर भी हो सकता है। हर्बीवोर थर्ड पे कैसे ले जाओगे बताओ। सर ओमनीवोर्स। ऑमनीवोर कोई लेवल नहीं है। ऑमनीवोर कौन है। फ्रॉग। ऑमनीवोर, हाँ, फ्रॉग। फ्रॉग ऑमनीवोर है। मैंने तो ग्रास के खाते हुए कभी नहीं देखा फ्रॉग को। आई एम नॉट श्योर, अगर आप कह रहे हैं कि फ्रॉग ऑमनीवोर है तो क्या होगा, बट मेरी नॉलेज में तो यही है, फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस है। फ्रॉग हर्बीवोरस एनिमल नहीं है, वो फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन को यूज कर लेता है, जू प्लैंक्टन को यूज कर लेता है, फाइटोप्लैंक्टन को तो नहीं करता, कम से कम हम फूड चेन में तो नहीं दिखाते। और ऑमनीवोरस में अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लें तो हम तो इकोसिस्टम में है ही नहीं। ऑमनीवोर का यहाँ पे कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं है ना। ऑमनीवोर एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। इकोसिस्टम में केवल हर्बीवोर, कार्निवोर, डेट्रीवोर्स और प्रोड्यूसर्स, ये चार ही ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, हर्बीवोर और कार्निवोर है। ऑमनीवोर कोई लेवल नहीं है। आप अपनी बुक में भी देखोगे तो आपको बायोटिक कंपोनेंट में कहीं भी ऑमनीवोर नहीं मिलेगा, बिकॉज इकोसिस्टम में ऑमनीवोर एग्जिस्ट नहीं करता। मैन मेड इकोसिस्टम में कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। इवन एक क्वेश्चन कभी ये भी आया था कि ह्यूमन कैसा एनिमल है, ऑमनीवोर है बाय नेचर। बाय नेचर ह्यूमन ऑक्युपाइज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अपने आप को कहाँ रखोगे, हम प्रोड्यूसर तो नहीं है, पहला वाला तो गलत हो गया। तो हम या तो हर्बीवोर हैं या कार्निवोर हैं, दोनों में से एक ही चूज करना है, क्या लिखोगे। सेकंड और थर्ड। सर बियर किस में आएगा सर। डियर तो हर्बीवोर है, सेकंड सर ट्रॉफिक लेवल। बियर बियर भालू। बियर। अब ये सब तो देखना पड़ेगा। बियर भी मेरे हिसाब से वेजिटेरियन है, मींस हर्बीवोरस एनिमल है। बियर यूजुअली हनी और प्लांट के सैप और फ्रूट्स पे फीड करता है। फ्रूगीवोरस एनिमल है, फ्रूट ईटिंग। जो फ्रूट को ईट करते हैं उन्हें फ्रूगीवोरस एनिमल कहते हैं, जैसे मंकी होते हैं उस तरीके से, गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजी। किसी भी एनिमल को किल करना अलग चीज है ना, ये सब चीजें नेचर के हिसाब से होती हैं। कि बियर किसी एनिमल को मार दे क्योंकि उससे वो नुकसान लग रहा था तो उसने डिफेंस के लिए मार दिया, मार के खाता नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है। कुछ कार्निवोरस बियर होते हो, उनका जीनस या सर स्पीशीज। फिश खाता तो है बियर। अब ये मैंने क्या बोला आपको कि मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर जू के हिसाब से मैं नहीं बता सकता। जो जो एग्जिस्ट करते हैं, जो जो फूड चेन अभी हम बनाएंगे, उन सब के केस में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। जैसे आपने फ्रॉग के लिए कहा, तो फ्रॉग को हम बेसिकली जो है वो कार्निवोर में रखते हैं। आई डोंट नो कि फ्रॉग ऑमनीवोर नेचर में कंसिडर होगा इकोसिस्टम में या नहीं होगा। ये तो बियर को अगर आप कहाँ रखोगे तो देखना पड़ेगा, आप गूगल पे सर्च करके देखो कि बियर का ट्रॉफिक लेवल क्या है, व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ बियर, ये डालिएगा तो आंसर आएगा। ये मत देखिएगा कि बियर क्या खाता है, बिकॉज बियर क्या खाता है और बियर का नेचर में रोल क्या है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, आंसर भी अलग अलग होंगे। हम क्या खाते हैं और हमारा, हम तो कार्निवोरस भी, क्वेश्चन मेरा ये था कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन हर्बीवोर है या कार्निवोर है। हम अपने आप को किस ट्रॉफिक लेवल में रखेंगे अगर एनिमल बन जाए तो।
सर वैसे तो ओमनीवोर है हम लोग। ऑमनीवोर तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, जो ऑप्शन ही नहीं है सर वो कैसे मान लो। हर्बीवोर, मेजर हर्बीवोर्स होगा। मेजर मेजर वर्ड भी कोई ऑप्शन नहीं दिया मैंने आपको, सिर्फ यही, उसमें तो ऑप्शन यही थे ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ह्यूमन ऑक्युपाइज, ह्यूमन इन नेचर सेकंड। ऑक्युपाइज। तो हम हर्बीवोर हैं या कार्निवोर हैं, सिंपल लॉजिक ही आता है कि हम बाई नेचर अगर कहा जाए तो हम हर्बीवोरस एनिमल हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, कार्निवोरस है। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करोगे तो वी आर हर्बीवोरस एनिमल। हमारे पास कैनाइन केवल एक है, वो भी रिड्यूस टाइप का। वी आर नॉट कार्निवोरस, कार्निवोरस के अंदर कैनाइंस का नंबर बहुत ज्यादा होता है। जैसे डॉग कार्निवोर है, अब डॉग को आप पाल लें, आपने डॉग को डोमेस्टिकेट किया है इसलिए वो पेट बन गया। अदरवाइज डॉग को जब भी पहली बार मीट मिलेगा उसे पसंद वही आएगा। दूध रोटी आप अपने घर में खिलाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसे हम इस पे सरवाइव कर लेंगे। बीइंग एन एनिमल, अगर डॉग को डोमेस्टिकेट ना किया जाए तो वो कार्निवोरा का मेंबर है, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आता है, क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल है। बिग कैट्स भी कार्निवोरस होती है। अब आप शेर को भी पिंजरे में बंद करके खाने के लिए केवल रोटी दोगे तो शायद वो खा ले, है ना, लेकिन नेचर के हिसाब से तो वो कार्निवोर एनिमल कहलाएगा। आप ऐसे इमेजिन करके देखोगे कि अगर आपको मान लीजिए नॉलेज नहीं हो तो क्या मीट को बिना काटे आप खा सकते हो? किसी एनिमल को पकड़ के खा सकते हो? कार्निवोर एनिमल ऐसे तो खाते हैं, अपने नाखूनों से चीरते हैं, फाड़ते हैं और खा लेते हैं फ्लैश को। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हमारे तो स्ट्रक्चर ऐसे है ही नहीं। हमें जब तक चॉप करके मीट नहीं दिया जाएगा हम खा ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास टीयरिंग करने वाले जो टीथ होते हैं कैनाइंस, वो तो एक ही तो कैनाइन है, कैसे मैनेज करोगे? तो हमारे डेंटल फार्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए, जो इवोल्यूशन के अंदर पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं, तो अगर हम इवोल्यूशनरी एंगल से देखेंगे तो वी आर वेजिटेरियन, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन। हम अपनी स्किल्स की वजह से ओमनीवोर में गए, क्योंकि हमने मीट को कुक करना सीख लिया, उसको चॉप करना सीख लिया, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, उसका हमने पेस्ट बना दिया एंड देन डिशेस बना के कंज्यूम किया। हम मीट को रॉ फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। खैर, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये सब इसलिए होता है कि क्वेश्चन जब आ जाता है तो लगता है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है कि ह्यूमन का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, या ये वाला क्वेश्चन था कि इसमें ग्रास हॉपर का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा। जल्दबाजी में लगता है कि पहला है, फर्स्ट लिख दो, इससे पहले भी ग्रास होगा तभी ये सर्वाइव करेगा, वरना ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, इट कांट सर्वाइव। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड और यूज होंगे, एक तो ये ट्रॉफिक लेवल समझना था, ये हो गया। अनदर वर्ड इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या कहलाता है? स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है कि जो भी इकोसिस्टम के अंदर नॉन लिविंग कंटेंट है उसको हम स्टैंडिंग स्टेट में कंसिडर करते हैं, है ना। और ऐसे एक वर्ड आएगा स्टैंडिंग बायोमास, है ना। ये क्या है? दिस इज अमाउंट ऑफ टोटल नॉन लिविंग कंटेंट। सर ये तो एबायोटिक में आ जाएगा ना। हाँ, ये बात तो नॉन लिविंग ही तो लिखा है, स्टैंडिंग स्टेट है, बायोमास लिखोगे तो लिविंग आ जाएगा। अमाउंट ऑफ टोटल नॉन लिविंग कंटेंट, है ना, पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट लेनी पड़ती है। इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम तो बार बार आएगा बिकॉज आप चैप्टर ही इकोसिस्टम पढ़ रहे हो। अब ये जो नॉन लिविंग कंटेंट क्या है वो आप पूरा ले सकते हो, जैसे न्यूट्रिएंट कितने हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब कितने हैं। तो इनको आप जब पूरे यूनिट एरिया के हिसाब से टोटल न्यूट्रिएंट्स निकालोगे तो वो स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा। ये डेफिनेशन ही पूछी जाती है, और ये हर इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग होती है ना। इट इज वेरिएबल, मतलब इसका अमाउंट वेरिएबल होगा, वेरिएबल फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम and variable in different season। किसी भी इकोसिस्टम में सीजन के हिसाब से ये वेरिएबल हो जाएगा, और अलग अलग इकोसिस्टम के लिए अलग अलग। जैसे डेजर्ट है या जैसे रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे टेम्परेचर और लाइट और ह्यूमिडिटी सब कुछ प्रॉपर है।
तो वहां पे डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा होता है। डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा होगा तो वहां से मिनरल्स भी ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर आपने आर्कटिक एरिया में चले गए या टेम्परेट एरिया में चले गए तो बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर वहां डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा, तो वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम के हिसाब से रेट बदल गया। ऐसे सीजन के हिसाब से कि अगर आप ट्रॉपिकल बेल्ट में ही सोचें कि रेनी सीजन है, विंटर है और समर है, तो ऑब्वियस है कि विंटर में फिर क्योंकि ट्रॉपिकल बेल्ट में भी टेम्परेचर कम है तो बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम हो गई, तो डिकम्पोजिशन का रेट कम हो गया, तो इनका अमाउंट कम हो गया। जबकि रेनी सीजन में या स्प्रिंग सीजन के अंदर जो है वो इसका रेट स्प्रिंग और ऑटम में ज्यादा आएगा, विंटर और समर में कम हो जाएगा। समर में टेम्परेचर अगर लेवल से बहुत ज्यादा हो गया तो भी बैक्टीरिया अपना काम नहीं करेंगे, अगर विंटर के अंदर एक लेवल से बहुत कम हो गया तो भी बैक्टीरिया अपना काम नहीं करेंगे। तो अलग अलग सीजन के लिए, अलग अलग इकोसिस्टम के लिए इनका अमाउंट वेरिएबल हो सकता है। और अगर आप लिविंग का ले लेंगे तो ये कहलाएगा स्टैंडिंग बायोमास, या इसको स्टैंडिंग क्रॉप भी कहते हैं, बायोमास या स्टैंडिंग क्रॉप। ये बन गया अमाउंट ऑफ टोटल लिविंग कंटेंट पर यूनिट एरिया इन एन इकोसिस्टम। कि अगर आप एक जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें सारा बायोमास कलेक्ट कर लो, सारे प्लांट एनिमल डिकम्पोजर्स जो भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स हैं, तो वो उस एरिया का स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग बायोमास कहलाएगी। इसको आप मास के हिसाब से निकालोगे, या कई बार हम नंबर के हिसाब से भी निकाल लेते हैं। या तो वेट ग्रास लैंड है तो डेफिनेटली मास निकालोगे। अगर ट्री इकोसिस्टम है या मान लीजिए फॉरेस्ट है तो आप नंबर भी ट्री का काउंट कर सकते हो, लेकिन ग्रास लैंड में ग्रास का नंबर नहीं काउंट कर सकते। तो जैसे हमने पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए कि हम वहाँ पे दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, नंबर भी यूज कर सकते हैं, बायोमास भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको मेजर करोगे तो इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ बायोमास कर सकते हो। एक्सप्रेस कैसे करोगे, जैसे ये है कि इन नंबर और बायोमास, ये तो इसका मेजरमेंट हो गया। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज ये याद रखनी है आपको इसमें कि इसको जब आप एक्सप्रेस करोगे तो जैसे आपने वही मिनरल न्यूट्रिशन अगर आपको याद हो तो वहां पे लिखा होता है कि कोई भी मैटर जब होता है तो वो लिखा है पर केजी ऑफ ड्राई वेट। या आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको पढ़ाया गया कि ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या होते हैं, फ्रेश वेट भी होता है और ड्राई वेट भी होता है। फ्रेश वेट में पानी है जो टाइम टू टाइम पे वेरिएबल हो जाता है, तो इसलिए हम बायोमास को यूजुअली किस टर्म में करोगे, इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट कैसे निकालते हो, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को ओवन में ड्राई कर दो, पानी सारा एवोपरेट हो जाएगा, उसका ड्राई वेट निकल आएगा, DW लिखा जाता है, आगे कई बार आएगा ये। DW मतलब ड्राई वेट। तो हम बायोमास को मेजर कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट, क्योंकि ड्राई वेट एक्यूरेसी देता है ना। जैसे आपने एक प्लांट लिया तो उसका फ्रेश वेट निकाला, वो भी बायोमास है, बट सुबह और शाम को और दोपहर में एक ही प्लांट को 3 बार वे करोगे ना, तीनों बार वेट अलग अलग आएगा। क्यों, क्योंकि तीनों बार पानी का लेवल अलग अलग होगा। सुबह ट्रांसप्रेशन कम हो रहा है, रात में वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो पानी प्लांट के अंदर ज्यादा मिलेगा। दिन में ट्रांसप्रेशन हो गया तो शाम को जब वेट मेजर करोगे तो वाटर एवोपरेट हो चुका है, ट्रांसफायर हो चुका है, तो प्लांट का ड्राई वेट जो है वो ज्यादा, फ्रेश वेट जो है वो कम हो जाएगा। और अगर फ्रूट्स बन गए तो फ्रूट्स के अंदर वाटर ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से फ्रेश वेट ज्यादा बन जाएगा। लीफी अगर होगा या ट्विग्स या ब्रांचेस होंगी तो कंपैरेटिवली कम होगा। तो फ्रेश वेट वाटर स्टेटस पे डिपेंडेंट करता है जो दिन भर में 4 बार बदलता है। तो इसलिए एक्यूरेसी किस में आएगी कि हम सारा पानी निकाल देते हैं, ड्राई वेट के हिसाब से चीजों को देख लेते हैं। तो इसलिए बायोमास का जो आइडियल पैरामीटर माना जाता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट। तो ड्राई वेट से एक्यूरेसी निकल के आ जाती है। ये हो गया पहला चीज हमारा ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, फूड लेवल, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप या बायोमास। 3 डेफिनेशंस थी छोटी छोटी जो इसमें पढ़नी थी। अगली क्लास में फूड चेन और फूड वेब देखते हैं। इसके बाद ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ। कुछ क्वेश्चन करें? बस
तो दिख रहा है, प्रेजेंट करा। हाँ प्रेजेंट किया है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? सर थर्ड। उसके क्या दिख रहा है? In recent year, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. If this trend continue, ठीक है, मतलब एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का केस है कि अगर वो कंटिन्यू हो रहा है तो टेम्परेचर सेंसिटिव ट्री स्पीशीज विल डोमिनेट, पोल वर्ल्ड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज, स्क्रब फॉरेस्ट विल डाई आउट, राइस यील्ड विल इंक्रीज। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है जैसा देखा गया है तो आई थिंक जो टेम्परेचर सेंसिटिव स्पीशीज हैं दैट विल डोमिनेट। एक तो या ये आंसर होगा या फिर ये एक्चुअली एक स्क्रब फॉरेस्ट का भी है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। स्क्रब फॉरेस्ट विल डाई आउट, ये भी ऑप्शन हो सकता है। सर एक्चुअली ने इसका क्या हुआ? सी दे रखा है। पोल वर्ल्ड, हम्म। पोल वर्ल्ड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज। पोल वर्ल्ड देखना पड़ेगा, पोल वर्ल्ड में कौन कौन सी स्पीशीज है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज है। तो पोल वर्ल्ड होता क्या है? मतलब वो पोल पर स्पीसीज रहती हैं। पोल वर्ल्ड को मतलब अगर कोई प्रॉपर वर्ड है तो नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं पता, बट पोल वर्ल्ड को वैसे देखा गया है कि टुवर्ड्स पोल। अच्छा। तो अगर फिर वो दिया तो सिंपल हो जाएगा, वो तो हमने पढ़ा ही है कि हम पोल्स की तरफ जब जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है, और जब आप टेम्परेट से ये ट्रॉपिकल बेल्ट से पोल्स की तरफ जाओगे तो डाइवर्सिटी भी कम होती चली जाती है, तो जो स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो ही जाएगा। बट मेरा भी कंफ्यूजन इसी बात से था कि पोल वर्ड को किस सेंस में लिया गया है। पोल वर्ड अगर कोई प्रॉपर टर्म है तो नहीं कह सकता। अगर सर टुवर्ड्स टुवार्ड्स पोल पोल को, हाँ सर टुवार्ड्स पोल को मतलब पोल वर्ड कह दिया शॉर्टकट में। हाँ, मतलब वही है कि मुझे भी एक बार को ये लगा कि कोई वर्ड है क्या। अगर कोई वर्ड है देन आई एम नॉट एबल टू से कि वर्ड विल बी द राइट आंसर। अगर उसको इस सेंस में लेना है कि वो टुवर्ड्स पोल है तब तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? सर नाइन्थ। Archaebacteria can flourish in hot springs and deep sea vent where temperature exceed 100. This is possible due to acidic protein in ribosome, endospore formation, presence. Last वाला आएगा due to branch chain lipids and homopolar bonds. ये हाँ बोलो। हाँ बोलो सर, आप बोलो। ये अगर राइट आंसर यही होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर्स आर्कीबैक्टीरिया में वो जो रिजिड कोट बनता है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम हैबिटेट को टॉलरेट कर सकते हैं। ये आर्कीबैक्टीरिया की केमिस्ट्री है, आपको पढ़ाई नहीं गई होगी, बट फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके सर ये 11th में भी था। हाँ तो बस क्वेश्चंस तो एक्चुअली वही है ना। सर क्वेश्चन नंबर 6 में ना ये बता रखा है कि ह्यूमन ने ना कैरिंग कैपेसिटी चेंज कर दी है अर्थ की। ह्यूमन हैव चेंज्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। यस सर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट में ढूंढना है इसे। हाँ सर, हाँ इसमें ना आंसर दे रखा है कि चारों स्टेटमेंट सही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ह्यूमन ने चेंज कर दिया मतलब कैरिंग कैपेसिटी अर्थ की। अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी चेंज करने का रीजन ये है कि जैसे ह्यूमन ने जो अर्बनाइजेशन किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है, तो जहां पे ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करने चाहिए वो जगह भी ह्यूमन ने तैयार कर दी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, है ना। ह्यूमन ने वो एनवायरमेंट्स क्रिएट कर दिए जो नेचर ने क्रिएट नहीं किए, ऑर्गेनिज्म वहां पे भी ग्रो कर रहा है। तो जिस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी मान लीजिए 100 ऑर्गेनिज्म की थी, अब ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 100 की जगह 120 हो गई। उस रेफरेंस में दिया हुआ है। अच्छा, और सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ ए नॉन हाइबरनेटिंग मैमल। नॉन हाइबरनेटिंग, अच्छा ठीक है, मतलब वो सस्पेंडेड मोड में नहीं गया है, ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। इस ग्राफ को तो देखना पड़ेगा, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर की रेंज दी है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ ए नॉन हाइबरनेटिंग ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेट, और मैमल है एक्चुअली। तो मैमल के अंदर तो अगर हाइबरनेशन नहीं हो रहा, मतलब मैमल को तो आपको लेना है रेगुलेट और कंफर्म के हिसाब से। मैमल क्योंकि रेगुलेटर होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये सेकंड आंसर आएगा, सीधी लाइन जो है। हाँ सर, मुझे भी लगा था यही दे रखा है इसका। सर इसका आंसर मेरे को ए लग रहा है। आंसर बी आना चाहिए। सर ए लग रहा है मेरे को।
ए तो कैसे भी नहीं आएगा सर बात तो पीछे सुनिए, अगर सर मतलब वो कोल्ड एनवायरनमेंट में जाएगा तो फिर उसे रेस्पिरेशन ज्यादा करेगा जिससे कि एनर्जी ज्यादा बने, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सके नॉन हाइबरनेटिंग से। वो करना ही नहीं है ना। पहली चीज ये कि नॉन हाइबरनेटिंग है, तो इसका मतलब यह है कि आपको सस्पेंडेड मोड कंसीडर ही नहीं करना। अगर हाइबरनेशन होता तो आप सस्पेंडेड मोड कंसीडर करते, रेस्पिरेशन का रेट स्लो डाउन होता। नॉन हाइबरनेटिंग है, इसका मतलब नॉर्मल है। अब क्योंकि वो मैमल है, मैमल तो आपको बताया था मैंने, मैमल चाहे कोल्ड एनवायरनमेंट में जाए या वार्म एनवायरनमेंट में जाए, उनके अंदर जो कॉन्स्टेंसी है वो मेंटेन होती ही है। तो अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर बदल भी दोगे तब भी इंटरनल जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो मतलब एक रेगुलेट का ग्राफ ही आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर बी आएगा, हालांकि मैं इसको देख लूंगा, ये क्वेश्चन मैंने सर किसी और से भी देखा। सर अगर क्या कहते हैं रेगुलेट करने के लिए भी तो उसे एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना जब सर्दियां आ जाएंगी तो। वो सब चीजें ग्राफ से शुरू नहीं करती है, वो तो उसके हिसाब से सारा कुछ सेम ही है, वो तो हम अपने आप कर सकते हैं, होम्योस्टेसिस है उसके लिए हमारे पास। सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ए नहीं हो सकता आंसर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर, ठीक है। टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम। हाँ, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाएगा ना, ए ही आंसर आएगा। पीछे बी दे रखा है। नहीं नहीं, ए आ जाएगा, इसका तो सिंपल है। एंजाइम काइनेटिक्स के हिसाब से ही हम उसे बेसिकली डीएमआर एंजाइम काइनेटिक्स के हिसाब से ही कंसीडर कर रहे हैं। तो जो 9th क्वेश्चन है इसमें तो असर्शन ही गलत है पर रीजन ठीक है अपने आप में। माइकोराइजर एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। और सब और बी रीजन ठीक क्या है? है। लाइकेन रिप्रेजेंट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। हाँ, ए तो गलत है। तो कौन सा सही है। ऑप्शन? कुछ नहीं है ना इसका ऑप्शन तो फिर। नहीं, कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली था क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक एग्जाम होता था एमसेट का, एमसेट कर्नाटका का एग्जाम होता था स्टेट लेवल का, अभी तो नीट होने लगा है वहां भी। वहां पे एआर वाले क्वेश्चंस में 5 ऑप्शंस होते थे और उसमें एक ऑप्शन ये भी होता था कि असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। होता क्या है कि जब क्वेश्चन बैंक बनाया गया होगा तो नीचे से वो 5वां लाइन हटा दी गई होगी कि 4 ही ऑप्शन तो देने हैं, ये ध्यान नहीं दिया कि इसका आंसर तो 5वां वाला ही आ रहा है। अच्छा इस तरीके अगर से इस मे भी ये होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी रहेगी। इसमें कौन सा है? सेकंड वाला सेकंड। कीस्टोन स्पीशीज हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कीस्टोन वो है जो किसी भी इकोसिस्टम को मैनेज करने में अपना सबसे ज्यादा रोल शो करती है। ए स्पीशीज व्हिच मेक अप द ओनली स्मॉल पॉपुलेशन yet as a huge impact, पहला वाला आंसर आएगा। हाँ ओके सर। है ना, कीस्टोन अभी हम पढ़ेंगे इसी में, इकोसिस्टम में ही आगे आएगा। बाकी तो चलो थैंक यू। बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके हाँ, बाय।